तो ग्रुप 1 कितना 15 पेज पढ़ पाए, कितने पेज पढ़ पाए ग्रुप 1? पूरे कर लिए, बहुत बढ़िया। ग्रुप 2 कंप्लीटेड, ग्रुप 3, ग्रुप 4 नहीं कर पाए 12, और ग्रुप 5 पूरे 15। ग्रुप 4 के 3-4 पेज बच गए। हाँ नहीं ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं, मतलब ठीक है, इतना पढ़ पाएंगे 15 ऐसा लग रहा है। तो अब देखिए 2-3 विधि से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। एक तो ये भी सोचते जाएं कि इस सब अध्ययन से हो क्या रहा है, ये जान करके आपको क्या उपलब्धि होगी, है ना। माने जैसे हमने सहस्त्रत्व का चैप्टर पढ़ा, उसमें से हमको मिला क्या, क्या मतलब अपनी ज़िंदगी में जिसको अप्लाई किया जा सके, है ना। तो कुछ तो पुरानी मान्यताओं की जगह, जैसे जो चेतना बहन कह रही थी ना, बेसिकली देखिए मानव में देखें जो डिजाइन क्या है काम करने का, मानव में जो काम कैसे करता है मानव, तो मैं कुछ चाहता हूं, ये चाहत कहां पर है, इसी का नाम इच्छा है, ये चित्त में है ना। चित्त में मैं कुछ चाहता हूं करके शुरू होता है। चाहत के 2 हिस्से हैं, या तो मैं ज्ञान चाहता हूं या फिर वस्तु चाहता हूं, ये 2 ही चीज़ों में मैं चाहता हूं। अज्ञात, जिसको आदरणीय बाबा जी कह रहे हैं, अज्ञात को ज्ञात करना चाहता हूं या अप्राप्त को। तो जो वस्तु है वो अप्राप्त वाली चीज़ है, और अज्ञात माने ज्ञान। ये 2 चीज़ें मैं ढूंढ रहा हूं। उस चाहत को पूरा करने के लिए मैं योजना बनाता हूं। अब ये चाहत आ कहां से रही है, परंपरागत, परंपरा से जो भी मेरा ज्ञान बना, अधिकांशतः ये रूप बल पद्धन की चाहत है ना। उसको पाने के लिए मैं योजना बनाता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, बिजनेस शुरू करता हूँ, है ना, कुछ ना कुछ मैं करता हूँ। उसको फिर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, जिसको कह रहे हैं कार्य योजना, है ना, उसको एग्जीक्यूट करता हूँ। कुछ फल परिणाम आते हैं, रिजल्ट्स आते हैं, और फल परिणाम वही आ जाते हैं जो मैंने चाहा था। इसी का नाम है समझदार आदमी, है ना। मोटा मोटा मैं कुछ चाहता हूं, उसके लिए योजना बनाता हूं, ये चित्रण पक्ष है ना। तुलन भी रहेगा, विश्लेषण भी रहेगा, ये एग्जीक्यूशन पक्ष है। इसको एग्जीक्यूट किया फिर, और 2 रिजल्ट आए, एक कुछ बाहर रिजल्ट आता है, एक अपने में अंदर रिजल्ट आता है। फाइनली क्या होता है, कुछ भी रिजल्ट आए मेरे को तृप्ति नहीं होती है, तो मैं फिर अगली योजना बनाता हूँ। ये साइकिल ऐसे चलता रहता था। अब अपन को ये देखना है कि यहाँ पर क्या बदल रहा है ये पढ़ने से, है ना। इसके ऊपर वाला पोर्शन है वो फिर 5.5 क्रिया है, जिसके आधार पर ये सब इच्छाएं बनती हैं। उसमें कुछ भाषा नहीं है ना, उसमें सिर्फ भाव पक्ष है। 5.5 में एग्जीक्यूशन पक्ष इधर है, 4.5 क्रिया। 4.5 क्रिया के माध्यम से मैं प्रकृति के साथ, मानव के साथ जुड़ता हूँ डे टू डे में। उसके रूट में 5.5 है। तो ये जो पूरा दर्शन जो काम कर रहा है वो 5.5 पे काम कर रहा है। तो मैं जो सोचता हूँ, हाँ, उसमें मेरी 4.5 क्रियाओं में जो सोचता हूँ, और उसके अंदर दूसरे के साथ में मैं जो भी व्यवहार करता हूँ, वहाँ पर अगर भाव नहीं है तो 5.5 क्रिया नहीं है। वही तो भाव है, यानी मेरे में भाव है, सामने वाले का भाव एक रूप हो जाए तो सामने वाले से मतलब ही नहीं है मेरे में है कि नहीं।
इसमें आएगा ना संबंध किसको कह रहे, ऐहिक विधि से जुड़ रहे हैं उसको संबंध कह रहे हैं कि आमुष्मिक विधि से जुड़ रहे हैं। माने जागृति के लिए संबंध है कि सुविधाओं के लिए संबंध है, एक आया ना संबंध का, ऐहिक और आमुष्मिक भेद से संबंध है। तो अब क्या कर रहे हैं अपन लोग, यहां पर कुछ बदलेगा, उसका प्रभाव इधर आएगा, हाँ, वो चिंतन के माध्यम से इधर इच्छाओं में परिवर्तन आएगा। ये मैकेनिज्म कर रहे हैं अपन, देखो। तो इसलिए मैं बार बार जब हम अध्ययन कर रहे हैं तो ये ध्यान रहे, यार ईश्वर को समझ के मुझे क्या फायदा हुआ। तो इससे ये फायदा होगा कि अभी तक मेरी मान्यता ये थी कोई बाहर से कोई शक्ति है वो नियंत्रित कर रही है कुछ, तो ये सब गायब हो जाएगा यदि ये स्पष्ट हो गया तो मैं नित्य सत्य शुद्ध बुद्ध व्यापक सत्ता में संप्रक्त जड़ चेतन प्रकृति को अनुभव पूर्वक स्मरण करते हुए मानव व्यवहार दर्शन का विश्लेषण करता हूँ। यदि ये मेरे में यही ईश्वर है, ये स्पष्ट हो गया, तो जो बहुत सारा ईश्वर से भय था, प्रलोभन था, वहाँ से मुझे कुछ मिल जाएगा प्रार्थना करने से, पूजा। इसका ये मतलब नहीं है कि प्रार्थना पूजा पाठ ही नहीं करना है, लेकिन उससे अपनी गुणात्मकता के लिए करें, समझ में आता है। उससे जो मैं मांग रहा हूँ कुछ, वो वहाँ देने का डिजाइन नहीं है, ये कह रहे हैं। तो बहुत सारी मान्यताएं मेरी बदलेंगी, है ना। ये इस यहाँ मतलब इस पकड़ में है ना कि इसको अध्ययन से होगा क्या, है ना। तो ये धीरे 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 समझ में आएगा कि ईश्वर का स्वरूप स्पष्ट होने से, अभी जो ईश्वर का स्वरूप माना है और ये वाला ईश्वर का स्वरूप मान स्पष्ट हुआ, यदि वो स्वीकृति में आ गया, पहले तो तर्क में ही आएगा, तर्क के बाद जांचने में आएगा, ऐसा धीरे धीरे आएगा। तो एक तो फिर ये समझ में, जागृत मानव ही दृष्टापद प्रतिष्ठा में है, दूसरा लाइन ही कह रहे ना। तो मैं दृष्टा हो सकता हूँ, यहाँ से ये निकल के आया। अभी तक क्या हो रहा था, कोई लोग हैं जो दृष्टा पद में हैं। दूसरा, देवी देवताओं से आप मांग सकते हैं, क्या दे दें, वो पहले ही दे रहे हैं। देवी देवताओं के पास देने के अलावा कोई जुगाड़ ही नहीं बचा। ये पकड़ में आना पड़ेगा। जैसे बाबा जी से बोले, बाबा जी आशीर्वाद दीजिए, बोले आशीर्वाद है और काम ही क्या है ना। तो देवी देवताओं का, महापुरुषों का आशीर्वाद हम सबके साथ, अच्छे काम करने वालों के साथ बना ही रहता है। इसमें उससे मांगने का डिजाइन नहीं है। माता पिता को, बच्चों को आशीर्वाद, माता पिता जो वो देते ही रहते हैं बच्चों को, वो तो उनका और उनके पास कोई और काम ही नहीं है। तो सारा काम किस पे है फिर, अपने को योग्यता बढ़ाने पे है। ये इससे कह रहे हैं कुल मिला के, है ना। बढ़िया। तो पहला चैप्टर में मैं पहले बुलेट पढ़ देता हूँ, फिर आपको क्या। तो जागृत मानव ही दृष्टापद प्रतिष्ठा में गण्य है, और दृष्टि द्वारा मानव को दिखता है, नहीं तो नहीं दिखता है। तो सच्चाइयों को, वास्तविकताओं को देखने की योग्यता आ जाए। दूसरा बुलेट ही कह रहा है। तीसरा बताया कि व्यापक पूर्ण है। देखो हम पहले से पूर्ण विदम, पूर्ण में और क्या ऐड करें, ये सब कह रहे हैं। यदि व्यापक को पकड़ में आएगा तो क्या कहा जा रहा है वो स्पष्ट होगा, है ना। इसमें हम कुछ जोड़ घटा नहीं सकते, है ना। व्यापक सत्ता, अब देखिए, व्यापक सत्ता जागृत मानव में, जागृत मानव से और जागृत मानव के लिए कार्य व्यवहार काल में नियम के रूप में, वही व्यापक सत्ता जागृत मानव में से के लिए विचार काल में समाधान के रूप में, वही व्यापक सत्ता अनुभव काल में आनंद के रूप में, और वही व्यापक सत्ता आचरण काल में न्याय के रूप में प्राप्त ही है। किसको? जागृत मानव को। हमें नहीं है, इसीलिए हमें जागृति चाहिए, है ना। तो हमें भी प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि सत्ता में संपूर्ण प्रकृति संप्रक्त अविभाज्य रूप में वर्तमान है। उसके लिए हमें कुछ करना नहीं, हमें जागृति चाहिए, बस उसमें जागृत होना है, उसको अनुभव करने योग्य क्षमता बढ़ानी है, उसको साक्षात्कार करने योग्य, बोधगम्य करने योग्य, अनुभव करने योग्य, ये कह रहे हैं इससे। तो इससे क्या हुआ कि कुछ ही लोगों को आनंद आएगा, न्याय होगा, नियम होगा, ये सबको हो जाएगा, हम सब उसी में डूबे भीगे गिरे। तो एक ये इससे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सबके रीच में, मतलब हम सभी देवी देवता और दिव्य मानव भगवान बन सकते हैं।
यहाँ पे भगवान और ईश्वर, ये तो डिफरेंस तो क्लियर है ना, भगवान और दिव्य मानव को भगवान कह रहे हैं उसको। लेकिन कई बार हम लोग ऐसा लगते हैं भगवान माने वो सब कुछ कर देगा, तो हम केवल हमने नाम बदला, फिर हमने जो एट्रीब्यूट्स ईश्वर को दिए थे वही हम किसको दे दिए, दिव्य मानव। ऐसा नहीं है दिव्य मानव माने आपको एग्जाम में पास नहीं कराएगा दिव्य मानव। हे नागराज जी, इस बार पढ़ाई नहीं हुई, पेपर थोड़ा अच्छे से सेट कर देना, हमारे जो पढ़ा उतना ही आ जाए, ये सब नहीं होने वाला। दिव्य मानव का एक काम नहीं है, एक कार्यक्रम नहीं है। नहीं तो हमने क्या किया, केवल दिव्य मानव, अच्छा ओके, ईश्वर की जगह दिव्य मानव की बात कर रहे हैं ना, ठीक है, अपने को क्या प्रार्थना इनसे कर लेंगे, है ना। तो ऐसा नहीं हो रहा है। उनका काम क्या है, उपकार करना। उपकार मतलब जागृति में सहयोग करना। किस माध्यम से, परंपरा के माध्यम से, है ना, डायरेक्ट नहीं है। महापुरुषों से डायरेक्ट भी बात होगी, लेकिन वो स्तर चाहिए एक, वो वहाँ भी होगी, ऐसा नहीं कि नहीं है, क्योंकि वो तो हैं ही उपलब्ध, उनके पास कोई धंधा ही नहीं है। अब उनका काम ही है जागृति में सहयोग करना। हमारी वो पात्रता चाहिए जहाँ हम, तो अभी हमारी पात्रता एक दूसरे के साथ, अपने से जो अधिक श्रेष्ठ हैं उनके साथ, उनकी दया कृपा करुणा बनी, तभी तो उन्होंने पूरी दम लगाई। 50 नागराज जी जब 50 ईयर्स के हैं, 55 के, तब वो ज्ञान संपन्न हो गए। उसके बाद 95 तक चले, 96 तक, है ना, 1990 तक तो बहुत एक्टिव चले, 40 साल, 35 से 40 साल यही काम कर रहे हैं ना लगातार। तो ये समझ में आया है ना। भैया हाँ, ये बस 2 बुलेट और कर देता हूँ तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। सह-अस्तित्व में अनुभव ही ज्ञान का उद्घाटन है। ज्ञान क्या है, सह-अस्तित्व में अनुभव हो जाना ही ज्ञान है ना। सह-अस्तित्व में अनुभव से अनुभव के लिए, उसी के लिए सारा अध्ययन कर रहे हैं हम। सारा अध्ययन क्यों कर रहे हैं, जिससे हमको सह-अस्तित्व में अनुभव हो जाए या मैं ज्ञान संपन्न हो जाऊं। ज्ञान ही फाइनली विवेक और विज्ञान के रूप में व्यक्त होगा। जो ज्ञान सह-अस्तित्व में ज्ञान होगा, वही उसी के 2 पार्ट होंगे, एक विवेक और एक विज्ञान के रूप में। यही ज्ञान अवस्था में मानव सहज मौलिकता, यही उसकी विशेषता है मानव की। ज्ञान ही व्यापक सत्ता है, इसकी ही शून्य संज्ञा है। ये जो व्यापक सत्ता है वो ज्ञान है। कैसे कह रहे कि नागराज जी को आप मार्स पे ले जाओ, सैटेलाइट में ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, वो ज्ञान उनमें बना ही हुआ है। इससे पता लग रहा है कि कोई, एक तो है कि मेरे साथ हैं तो ज्ञान है उनको, इनके साथ हैं तो ज्ञान है, तो इसका मतलब कोई और कारण है। कहीं भी ले जाओ वो ज्ञान उनका जा नहीं रहा है। इसका मतलब ज्ञान कोई ऐसी चीज़ है जो हर जगह उपलब्ध है। वो व्यापक रूपी, चूंकि व्यापक ही एकमात्र चीज़ है जो हर जगह उपलब्ध है। अब ऐसा जीवन, चाहे मंगल पे, चाहे किसी दूसरे, इसीलिए वो कहीं भी जा सकता है, हर समय उसको ज्ञान उपलब्ध है, क्योंकि ज्ञान तो प्राप्त वस्तु है, उसमें अनुभव हो गया है। ये फर्स्ट चैप्टर में कह रहे हैं। बस बढ़िया। अब अपन ग्रुप वाइज ले लें, कैसे लेना है, आपको कुछ ऐड करना है तो। हाँ, बस इसमें एक ये जो लिखने का जो एक स्टाइल है, मैं से के लिए, है ना, उसको लेके भी, तो जब हम पढ़ते हैं तो व्यापक सत्ता जागृत मानव में, फिर आप पूरा पढ़िए, है ना। जागृत मानव में कार्य व्यवहार काल में नियम के रूप में, विचार काल में समाधान के रूप में, अनुभव काल में आनंद के रूप में, और आचरण काल में न्याय के रूप में प्राप्त है। तो मैं से के लिए जो है, ये मैं जो है वो नियम को दर्शाता है, से जो है वो प्रक्रिया को दर्शाता है, और के लिए जो है वो उपलब्धि को दर्शाता है। तो इस तरह से पूरी भाषा को लिखा गया है। तो अब आप जब मैं से और के लिए उसको लगा के पूरा जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको तीनों चीज़ें उसमें दिखाई देगी। हाँ, मैं जो कहते हैं वो नियम के साथ, मतलब नियम की स्पष्टता वहाँ से होती है। से जब पढ़ेंगे तो प्रक्रिया की स्पष्टता होती है वहाँ पे, और के लिए जो है वो उपलब्धि है ना। तो पूरे वाङ्मय में इस तरह से ही चीज़ों को लिखा गया है, ताकि हम एक ही जगह पे नियम, उसकी प्रक्रिया और उपलब्धि तीनों को समझ सकते हैं। तो ये जो अनुभूति है उसमें मानव के जीने के जो 4 आयाम हैं, अनुभव, विचार, व्यवहार और कार्य, या फिर व्यवसाय, कुछ भी कह सकते हैं, दोनों में से कोई भी शब्द। तो उसमें हमको व्यापक का जो अनुभव किया हुआ व्यक्ति है, यानी जागृत मानव, वहाँ पे व्यापक सत्ता किस तरह से व्यक्त होगी उसको यहाँ पे पूरा बताया गया है। तो 4 आयाम जो हमने यहाँ पे लिखे हैं, है ना,
मानव के जीने के अनुभव, विचार, व्यवहार और कार्य, उसमें कैसे व्यापक सत्ता का जो अनुभव है वो कैसे दिखेगा, तो नियम के रूप में कैसे दिखेगा, प्रक्रिया के रूप में कैसे दिखेगा और उपलब्धि के रूप में कैसे दिखेगा, उस तरह से ये पूरा जो अनुभूति है वो दिया गया है। जी भी पढ़ें तो ये बिल्कुल ध्यान रखें, इससे मुझे क्या मिला, क्या कौन सी मान्यताएं बदलेंगी। ये पढ़ते पढ़ते बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी, तो जो निरर्थकताएं छट जाएंगी। देखिए होगा क्या, उतना ही समय है सबके पास, 24/7, 24 घंटे हैं दिन में, और उतना ही तन मन धन है लगाने के लिए। तो बहुत सारी इसको पढ़ते पढ़ते कुछ जब मान्यताएं बदलेंगी तो बहुत सारी इच्छाएं हमारी जो निरर्थक हैं वो छूट जाएंगी, तो आपके पास समय उपलब्ध हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे डूज डोंट्स नहीं कह रहे, वो जैसे जैसे आपको सच्चाई स्पष्ट होगी आपकी इच्छाएं बहुत सारी ड्रॉप हो जाएंगी, जिसमें बहुत सारी ऊर्जा लग रही थी। ये प्रक्रिया से काम हो रहा है इसमें इंटरनली। जी, किसी भी चीज़ को 6 ओर बोलते हैं। हाँ, ये जैसे देखो, इसका अध्ययन करना है जैसे आपको, है ना, तो इसका यदि अध्ययन करना है तो आपने एक ये ओर देख ली, फिर एक ये देख लिया, फिर एक ये देख लिया, एक ये देख लिया। कितनी ओर से हो गया अभी? ये और ये, और 6 ओर से देख लिया तो पूरी इकाई दिख गई, ऐसा कह रहे हैं? हाँ, डाई देखो, हर इकाई कोई भी इकाई होगी 6 ओर माने, हाँ 3 डायमेंशन, चारों, उत्तर पूरब साउथ दक्षिण ऊपर नीचे, ऐसे देखोगे तो आपको चारों तरफ से दिख गई वो, है ना, 6 तरफ से दिख गई, 4 ओर हो गए ये और ऊपर नीचे, तो सभी ओर, उसको सभी ओर कर दो, एक ही बात है। और कुछ बस हो गया, ग्रुप 1 का इतना ही था। ग्रुप 2, ग्रुप 3, हाँ कौन सा ग्रुप है? ग्रुप 2। ग्रुप 2, हाँ, मतलब हाँ। तो वो कम्युनिकेट कर सकते हैं और करते भी हैं, लेकिन रहते हैं और काम ही नहीं है, हमें कैपेबिलिटी अपनी डेवलप करनी है। तो वो एक तो अध्ययन से, लेकिन एक पर्सनल सवाल ऐसा है कि क्या आप उस तरह से कम्युनिकेट करते हो? अपना लेवल नहीं है अभी। तो वो किसका लेवल है और वो कैसे, मतलब कैसे प्राप्त होता है? देखो क्या होता है, ऐसा अनुमान ले लगता है कि बेसिकली प्रेरणा के रूप में आपको कुछ चीज़ें पता लगती हैं जो आपको लगता है मेरा सोचा हुआ नहीं है, मेरा सोचा हुआ नहीं है, राइट, उतना ही है। तो वो प्रेरणा को इंट्यूशन कहेंगे ना? मतलब आपको कुछ समय शुरू में इंट्यूशन ऐसा लगेगा, बाद में आपको एकदम क्लियर कट दिखेगा कि आप बातचीत कर रहे हैं वैसे। ओके, गॉट इट, ठीक है। बट ऐसी कोई नई बातचीत आने वाली नहीं है, इसमें सब लिखा है। इतना ही बोलना है भाई, जितना बोलना था बोल चुके हैं फाइनली। वही जो अवधारणा वाला था ना, उसका मीनिंग तो पहले चैप्टर में, हाँ, हाँ कहाँ पे? दर्शन वाली बुलेट में, हाँ, दृष्टि से प्राप्त समझ, अवधारणा और अनुभव ही दर्शन है। तो एक है दृश्य। दृश्य क्या है? सहअस्तित्व, पूरा प्रकृति ब्रह्मांड, ये क्या है? दृश्य। उसका दर्शन कौन कर रहा है? कोई एक व्यक्ति, मानव जीवन, है ना, ज्ञान अवस्था की इकाई वाला जीवन। तो मैं क्या हूँ? दर्शक। तो दर्शक दृश्य का दर्शन करना चाहता है। एक दर्शक है ना, इस ब्रह्मांड का दर्शन करना माने समझना चाहता है इसको, ये क्या है यार, क्यों है ये झमेला में, क्यों आ गया, ये आगे आ रहा ना, ये प्रकृति क्या है, जीव संसार क्या है, सबका वो दर्शन करना चाहता है। दर्शन करने के लिए उसमें एक दृष्टि चाहिए। दृष्टि होती है वृत्ति में। तो जब प्रिय हित लाभ की दृष्टि से वो दर्शन करता है तो उसको ठीक ठीक इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही, उसको लग रहा सब स्वार्थ के लिए बने हैं, सब तो पैसा लूटने के लिए बने हैं। उसको ऐसा दर्शन हो रहा है जैसा कि फ्रायड को हुआ, ऐसा दर्शन हो गया उसको उसने लिख दिया, उसकी फिलॉसफी तो है वो मनोविज्ञान। तो नागराज जी कह रहे हैं कि ठीक ठीक दर्शन होना वो जागृत मानव को होता है, ये वो कह रहे हैं। तो दर्शन की परिभाषा क्या है?
दृष्टि यदि ठीक जागृत मानो ही दृष्टा पद में, तो उस दृष्टि से जब वो न्याय धर्म सत्य की दृष्टि से देखता है, उससे प्राप्त समझ, अवधारणा और अनुभव वही दर्शन है। उसके पहले जो हो रहा है वो दर्शन में अतिव्याप्ति, अनाव्याप्ति, अव्याप्ति दोष है, या अधिमूल्यन, अवमूल्यन, निर्मूल्यन दोष है, उसमें एरर होती है। उसका पता कैसे चलता है? उस दर्शन के अनुसार जब मैं जीने जाता हूँ तो फल परिणाम वो नहीं आते जो मैं चाहता हूँ। मैं क्या चाहता हूँ? सुख, शांति, संतोष, आनंद, वो मिलता नहीं है। इससे पता चलता है कि मेरा दर्शन अभी अधूरा है। बस इतनी कहानी है पूरा। और निर्वाह करना, हाँ, वो अवधारणा बनेगी। तो ये हो रहा है काम। तो दर्शक है, दृश्य है, दर्शन करना चाहता है, दृष्टि के माध्यम से दर्शन होता है। दृष्टि में परमार्जन के लिए अध्ययन है। ये जो मैं अभी मन के लेवल से देख रहा हूँ, वृत्ति के, जैसे एक बिल्डर देखेगा ना तो वो अरे यार ये जगह मस्त है भाई, इसमें तो करोड़ों रुपए मिल जाएंगे। उसकी दृष्टि कहाँ चल रही है? एक स्कल्पचर है, वो किसी जगह को, वो पत्थर को देखता और यार इसमें तो ये मूर्ति याद, ऐसा दर्शन हो रहा है ना। वो यूनिवर्सिटी वालों को लगता है बच्चा अपना डिजाइन है, इसको कुछ कैंप वैम्प कराओ तो ये एडमिशन ले लेगा अपने यहाँ। हाँ, मतलब हम सब अपने अपने ढंग से देख रहे हैं, है ना। तो नागराज जी देख रहे हैं कैसे जागृति संभव हो सकती है लोगों में, ऐसा इसको फिर वो दृष्टापद कह रहे हैं जी। इसमें लिखा है अनुभूति में व्यापक सत्ता जागृत मानव में से के लिए कार्य व्यवहार काल में नियम के रूप में, विचार काल में समाधान के रूप में, अनुभव काल में आनंद के रूप और आचरण काल में न्याय के रूप में प्राप्त है। क्योंकि सत्ता में संपूर्ण प्रकृति संपृक्त अविभाज्य रूप में विद्यमान है। तो जो पारगामिता है उसकी वजह से, मतलब जो व्यापक पारगामी है उसकी वजह से जागृत मानव में हो रहा है। तो अभी तो हम भ्रमित हैं, तो मतलब अभी जो 4.5 क्रियाएं चल रही है, तो अगर विचार काल में मुझे समाधान मिलता है, विचार में समाधान, तो यानी कि मुझे व्यापक का अनुभव हुआ, ऐसा कह सकते हैं? कुछ आभास हो गया। अच्छा, ये चारों होंगे तो अनुभव हुआ। हाँ। तो जागृति क्रम में जब अपन चलेंगे, देखो अभी ऐसे उसको ऐसे पढ़ो, व्यापक सत्ता भ्रमित मानव में से के लिए कार्य व्यवहार में अवसरवादिता के रूप में, नियम के रूप में काम नहीं करता, वो अवसरवादी रहता है भ्रमित मानव में। हाँ, वो अवसरवादिता के रूप में। विचार काल में समस्या के रूप में, समाधान समस्या, कभी ठीक कभी गड़बड़, है ना। तो ऐसा चलता रहता है। तो जागृत में फिर वो उसको नियम के रूप में दिखाई देगा, समाधान के रूप में, अनुभव काल। तो अब आप कह रहे कि यदि मान लो मुझे कुछ समाधान होने लगा, इसका माने अभी विचार में होने लगा, आनंद की स्थिति नहीं बनी, अनुभव काल में नहीं है, ऐसा। तो क्रम से ऐसा ही होगा। पहले मेरे को जैसे जैसे पठन होगा तो मन के लेवल पर हमें भास बढ़ेगा, तो मेरा मन में एक तरह का सुख आवेश से मुक्त हो जाएगा मन। जो आसक्तियां हैं, जिसको सट आवेश कहा परंपरा ने, तो आप ये पाओगे कि आपका क्रोध कम हो गया, आपका मोह कम हो गया, आपका काम के प्रति कम हो गया। तो लोभ, मोह, मद, मत्सर, है ना, क्रोध, काम, ये आपके धीरे धीरे क्षीण होते जाएंगे अपने आप ही। उसकी जगह धीरे धीरे क्या होगा, मूल्य मूलक, रुचि मूलक से कहाँ चले गए, तो आप ये पाओगे कि आपका स्नेह बढ़ गया, लोगों से अपनापन बढ़ गया, आप में एक तृप्ति बढ़ गई मन के लेवल पे। फिर धीरे धीरे विचार के लेवल पे आपकी समस्याएं कम होने लगेंगी। अभी हम विचार किसको कहते हैं, जब निष्कर्ष नहीं ले पा रहे वही विचार है। नहीं तो विचार करना ही नहीं पड़ता है, एक बार निष्कर्ष आ गया आप रिलैक्स हैं। तो जिसको बहुत मेडिटेशन करके हम विचारों को चुप कर रहे हैं, इसमें आप प्रक्रिया में पाएंगे आपके विचार धीरे धीरे शांत हो गए, आवश्यकता अनुसार सोच रहे हैं। नहीं तो अनावश्यक सोचना ही नहीं पड़ता, जिसको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम आजकल हो रही ना, क्योंकि निष्कर्ष नहीं ले पा रहे, पता ही नहीं चल रहा सही क्या है गलत क्या है। ये आपको स्पष्ट हो जाएगा, आपका विचार रिलैक्स हो जाएगा। तो समाधान सेकंड स्टेज। थर्ड स्टेज में आप पाओगे भाव संपन्न होने लगा चित्त में, तो वो आएगा फिर व्यवहार काल में न्याय के रूप में। भाव ही न्याय है ना, ऐसा क्रम से आपको दिखेगा अध्ययन करते हुए। वो स्थिति और गति है, अच्छा, है ना। तो बुद्धि के लेवल पर चूंकि अवधारणा बनती है, बुद्धि की जो क्रिया है वो संकल्प है, शक्ति है जो, वो संकल्प है।
अच्छा, एक स्थिति और एक गति हाँ। ऐसा। और एक दूसरा था ये जो क्रिया की अवधि काल, हाँ। यानी मैं ऐसा समझ रही हूँ कि दो क्रिया के बीच का जो अंतर है वो काल है। हाँ, जैसे अभी देखो हम काल कैसे गिनते हैं, ये धरती एक धुरी पे घूमती है, सूर्योदय से पुनः सूर्योदय तक, उसको हम 24 घंटे कहते हैं। तो क्या हो रहा है, एक क्रिया हो रही ना, धरती का अपनी धुरी पे पूरा घूम जाना। अच्छा, उसको जितना समय लगता है वो काल है। इस क्रिया को जितना समय लगता है वो काल है, ये है। ओके। व्यवहार जो मानव के साथ करता है वो व्यवहार है। जैसे यहाँ पे है ना, एक से अधिक एकत्रित होने में, अच्छा अगले चैप्टर में है वो। मानव जो मानव के साथ करता है वो व्यवहार है। किसके लिए? जागृति के अर्थ में। अभी वो लिफाफा व्यवहार नहीं है। मैरिज में लिफाफा दे के आते हैं ना, व्यवहार वो वाला नहीं है। जागृति के लिए जो सहयोग है वो व्यवहार है। हाँ, अभी अपन चूंकि अध्ययन के अर्थ में कर रहे हैं, व्यवहार है, वो कार्य है। जो हम शेष मानव के साथ को छोड़ के, शेष मानव के अलावा पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीवावस्था के साथ जो कर रहे हैं वो कार्य है, क्योंकि वहाँ उसको समझाया नहीं जा सकता है ना। उस अर्थ में जागृति के अर्थ में वहाँ संभव नहीं है। सर, एक काल के न्याय के रूप में प्राप्त है। हाँ, प्राप्ति है, क्योंकि व्यापक तो प्राप्त है। तो प्राप्त है तो वो तो सभी को प्राप्त है, सभी को, लेकिन जो खाली दृष्टि जो है, दृष्टि अगर वो जागृत रहेगा तो ऐसा, बाकी है तो अगर हाँ। मेरी दृष्टि से कोई ये चेंज नहीं, व्यापक बदली होने वाला नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो जो जागृत मानव के लिए प्राप्त है वो मेरे लिए भी प्राप्त है। एकदम ठीक खाली है। मेरा अवसर ये है कि मुझे जागृति की तरफ जाकर मुझे वो देखना है। तो अच्छा, भ्रमित मानव जो है, तो भ्रमित का भी अलग अलग वैरायटी होगा, है ना, तो उसको तो अलग अलग टाइप से दिखेगा। एकदम ठीक है। मतलब सुख दुख, मतलब उसका जैसा रेंज रहेगा वैसा दिखेगा। ओके, ऐसे ही है, बिल्कुल बढ़िया। तो जागृत मानव को इस रूप में प्राप्त है, भ्रमित को ऐसे तो प्राप्त ही है हम सभी को, हर इकाई, लेकिन वो उसको उसके अब स्तर के अनुसार वो अनुभव कर पा रहा है उसको। बस 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 ऐसे ही, बढ़िया। भैया, ज्ञान ही विवेक एवं विज्ञान रूप में प्रमाण है। हाँ। विवेक समझ आया, विज्ञान रूप में किस तरीके से? विज्ञान रूप में माने उसको, जैसे आपको कौन सी दवाई देंगे तो आप ठीक हो जाएंगे, ये विज्ञान है। घर का डिजाइन कैसे बनाएंगे, ये विज्ञान है। यानी कि जो हमारे अंदर स्किल पार्ट डेवलप हुआ है, समझ डेवलप हुई है, वो जो हम अनुसंधान की खोज में, अनुसंधान के अंदर जो यूज़ कर रहे हैं वो पार्ट, हाँ। वही विज्ञान के रूप में हुआ ना, और नहीं तो वही क्या? ज्ञान। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। विवेक को पहले तो आप कैसे समझे, उसको भी रखिए। हाँ, विवेक को क्या मतलब विवेक होगा? यानी क्या? विवेक यानी एक मानव का दूसरे मानवेतर प्रवृत्ति के मानव के साथ, दूसरे मानव के साथ व्यवहार जो है, प्रकृति के साथ जो व्यवहार है वो, हाँ। वो उतनी समझ है। तो ज्ञान जो है वो 3 ही है, जो हम सुबह भी बात कर रहे थे, अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान और मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान। इस ज्ञान संपन्नता से लक्ष्य की पहचान होती है, वो विवेक है कि मानव लक्ष्य ये है, और लक्ष्य को पूरा करने के अर्थ में जो कुछ भी करेंगे वो विज्ञान है। तो समाधान, समृद्धि, अभय और सहअस्तित्व तक पहुंचने के लिए कुछ भी करेंगे वो विज्ञान के, मतलब उस लक्ष्य को पूरा करने की जो दिशा है वो विज्ञान के रूप में दिखेगी। लक्ष्य की स्पष्टता जो है वो विवेक है, और वो ज्ञान से ही वो विवेक जो है वो उदय होता है। ऐसे सॉरी, हाँ, लेकिन उसमें जो लक्ष्य है उसको उस तक पहुंचने के लिए समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व, ये जो मानवीय लक्ष्य है उसको उस तक पहुंचने के लिए दिशा, तो समझ के रूप में भी क्या करना है और भौतिक इसमें भी क्या करना है, तो दोनों जो है वो विज्ञान। इसीलिए बिना विवेक का जो विज्ञान है वो कुछ काम का नहीं है, या फिर कहीं ना कहीं गलत रास्ते पे वो जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, हस्ती। इधर हम जो जड़ की जो परिभाषा है इसमें ऐसा बोला है कि इकाइयाँ जो अपनी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई की सीमा में क्रियाशील है। जी।
तो मेन तो मतलब परमाणु ही है हाँ। एट द लास्ट। तो उसमें हम मतलब किस संदर्भ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई देख रहे जैसे हैं? हर परमाणु की कुछ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, जैसे ये जो बना हुआ है, तो वही संदर्भ में देख रहे हाँ हैं ना? बस 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 एक परमाणु में भी। एक परमाणु ये इतने अच्छे एरिया में ही काम कर रहा है, लेकिन ये जीवन परमाणु है वो पूरे इतने में काम कर रहा है। अब परिभाषा ऐप में एक मिनट, इसमें ऊंचाई की जो परिभाषा है वो ऐसे दी है कुछ कि धरती के समानांतर रेखा के 90 डिग्री में। किस चीज़ की परिभाषा देखी? ऊंचाई की। ऊंचाई की भी परिभाषा है? ऊंचाई, हाँ। अच्छा, एक मिनट देखना पड़ेगा, मैं तो देखी नहीं। तो टेम्परेचर, जैसे आपकी हाइट कितनी है, ओके, बस वही ऊंचाई है। लंबाई कितनी है, जैसे ये किताब की ऐसे देखेंगे तो ये ऊंचाई हो गई, एक लंबाई हो गई, एक चौड़ाई हो गई। ऐसे देखेंगे तो एक ऊंचाई हो गई, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई। ऐसे मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीन चीज़ों से मिलके बना है। बस वही कंफर्म करना था, वही बस संदर्भ। उतने। हेलो। हाँ जी। हाँ दीदी, अपने मे से के लिए जब समझाया और जब आप बोल रहे हो तो लग रहा है कि समझ आ रहा है, लेकिन पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं तो मतलब वापस उलझ रहा हूँ मैं। तो एक बार ये जो चौथी अनुभूति है पेज नंबर 2 पे, वो आप में से और के लिए एक बार आप पढ़ के वापस एक बार। हाँ, जैसे मैं जो है वो नियम को बताता है ना, कि अस्तित्व में नियम क्या है। अब ये जो अनुभूति है उसको मैं से हम लोग पढ़ते हैं। तो व्यापक सत्ता जागृत मानव में कार्य व्यवहार काल में नियम के रूप में, विचार काल में समाधान के रूप में, अनुभव काल में आनंद के रूप में और आचरण काल में न्याय के रूप में प्राप्त है। तो ये नियम है ना। फिर अब से पढ़ेंगे तो पूरी प्रक्रिया हमको समझ में आती है कि व्यापक सत्ता जागृत मानव से कार्य व्यवहार काल में नियम के रूप में, वहाँ पे अब प्रक्रिया दिखेगी। से जब पढ़ेंगे उसको तो पूरी प्रक्रिया दिखेगी कि वो व्यापक सत्ता कैसे व्यक्त होता है उसमें। ओके। तो से जब पढ़ते हैं तो व्यापक सत्ता जागृत मानव से कार्य व्यवहार काल में नियम के रूप में, विचार काल में समाधान के रूप में, अनुभव काल में आनंद के रूप में और आचरण काल में न्याय के रूप में प्राप्त है। तो वो जो है प्राप्त है, उसकी प्रक्रिया क्या है, कहाँ से वो व्यक्त हो रही है। तो जागृत मानव से जब कार्य व्यवहार होगा तो वहाँ नियम के रूप में वो प्रक्रिया के रूप में दिखता है ऐसे। और अब उपलब्धि के लिए मतलब के लिए जब शब्द यूज़ करेंगे तो उपलब्धि के रूप में वो दिखेगा। मतलब ये भाषा की वो क्या बोलेंगे, रिचनेस भी है इसको जब हम पढ़ेंगे तो, कि इतनी सटीक तरीके से वो लिखा गया है कि आप उसको ऐसे पढ़ोगे तो उसके जो अर्थ है वो तुरंत हमको समझ में आते हैं ऐसे। तो इसको चैप्टर 2 पे चलें। कृतज्ञता, देखो इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट कह रहे हैं कि 2 ही लास्ट बुलेट देखें, मानव का समूचा व्यवहार 2 ही विधि से आधार पे है। या तो वो कृतज्ञ है या वो कृतज्ञ है, अर्थात उसको जो भी जागृति में सहयोग मिला उसके लिए कृतज्ञ है, या फिर वो मानता नहीं है। जितने सेल्फ मेड बोलते हैं वो सब कृतज्ञ लोग हैं। मैं सेल्फ मेड हूँ। कहाँ से सेल्फ मेड हो गया? तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारी पोटी सुसु साफ की, तुम्हें खिलाया पढ़ाया बड़ा किया। मानते ही नहीं भाई किसी को। मैं सब कुछ अपने आप से किया हूँ। महाकृतज्ञ, अहंकार, हालत ख़राब। ऐसे लोगों की हालत ख़राब ही रहती है, अंदर से अकेलापन महसूस करेंगे, है ना। क्योंकि मानव का समूचा व्यवहार, अभी जो इसमें सांस ले रहा है भाई, है ना, सब कुछ तो पूरी प्रकृति सहयोग कर रही तो चल पा रहा है धरती पे। पेड़ पौधे ही नहीं होंगे, सांस कहाँ से आएगी, हवा कहाँ से आएगी? तो कृतज्ञ नहीं है भाई किसी से। तो मानव का समूचा व्यवहार 2 ही विधि से है। तो अपने में भी हमें देखना कहीं ना कहीं हम कृतज्ञ हैं कि नहीं हैं। इतने सारे लोगों का सहयोग है, इतना मानव जाति का सहयोग है। खाना जो चेतना बहन बोली थी, खाना भी हम अभी खा रहे हैं उसमें, ये बिजली में, फिर भी हम बोलते हैं नहीं मैं तो सेल्फ मेड हूँ, मुझे किसी ने कुछ नहीं किया, मैं अपने आप से खड़ा हुआ हूँ, है ना। तो
इसके आधार पर तथा मूल्यांकित और समीक्षित होता है। इसलिए फिर कह रहे हैं कि मैं कृतज्ञता पूर्वक उन सुपथ प्रदर्शकों की वंदना करता हूँ जिनसे यथार्थता के स्रोत आज भी जीवित हैं। तो महापुरुषों ने बहुत सारा काम किया है, जो शेष है उसको यहाँ पर किया गया है छोटा। बाबा कह रहे हैं कि 99 चोट पहले से लगी हैं, एक चोट 100 में लगी है उनसे। इसका ये मतलब नहीं कि पहले सब कुछ गलत था। हाँ, जो ठीक नहीं था उसको हाईलाइट करके अपन बात कर रहे हैं, इसलिए ऐसा लगता है इसे गलत पे फोकस कर रहे हैं, है ना। करना था। हाँ जी, ये यवतमाल का जो अपना लोग हैं जीवन विद्या से जुड़े, उन्होंने एक एक्सरसाइज बनाया था, कृतज्ञता बच्चों को कैसे समझे। तो उन्होंने घर का काम का पूरा लिस्ट एक साइड में वर्टिकल में, मतलब भाजी काटने से लेके भाजी लाना है, पानी भरना है, खाना बनाना है, ये सब एक लिस्ट एक साइड में बनाया। और ऊपर में घर में जा रहे जो लोग हैं, मतलब तुम खुद हो, बच्चा जो है, माता पिता दादा दादी जो भी है, और जो काम करते हैं उसमें टिक करने का और उसको स्कोर देने का। तो तब बच्चों को ध्यान में आता है कि माँ अपने लिए क्या क्या करती है। उनको तो दिखता नहीं है ना, पिताजी ऑफिस जाते हैं, पैसा लेके आते हैं, चीज़ें लेके आते हैं, लेकिन माँ क्या करती है। तो वो बहुत अच्छा एक्सरसाइज, मतलब हमारे खुद के लिए भी मूल्यांकन के लिए बहुत अच्छा मुझे लगा कि जितना आपको पॉइंट मिलता है तो बच्चे को समझता है कि भाई माँ कितना अपने लिए कर रही है, तो वो कृतज्ञता अपने आप फिर आता। एक एक्सरसाइज की तरह से किया है, तो मैं बोला शेयर कर दूँ। बहुत ही बढ़िया। तो हम सब लोग भी एज एन एक्सरसाइज करेंगे आज शाम को, चलते फिरते खाते जब डिनर पे या कैसे, कि कौन कितने लोगों का सहयोग आज हमारे को उपलब्ध रहा है जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा, है ना। हम उनको बताते भी नहीं है, कभी बोलते भी नहीं है ना। तो हो सके तो उनको फ़ोन भी करना है कि मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ, यहाँ तक हम आपके सहयोग की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे। तो जो पहली बुलेट फिर कह रहे हैं, मैं कृतज्ञता पूर्वक उन सुपथ प्रदर्शकों की वंदना करता हूँ। माने वंदना माने गौरवता को व्यक्त करने हेतु प्रयुक्त चेष्टा, है ना, जिनसे यथार्थता के स्रोत आज भी जीवित हैं। सुपथ को फिर बताया किसको, जो जागृति में समाधान की ओर, समृद्धि की ओर आपको हेल्प कर रहे हैं। फिर दूसरा कह रहे हैं क्यों कृतज्ञता क्यों जरूरी है। कृतज्ञता से ही गौरवता आएगी। जिनसे सहयोग मिला उनके प्रति गौरव महसूस करेंगे, है ना, उनके सहयोग के प्रति। क्यों, उससे क्या होगा, हमारे में सरलता आएगी, विनम्रता आएगी। नहीं तो अहंकार आता है ना। सरलता नहीं आएगी तो सहजता नहीं आएगी, असहज रहेंगे हम, आडंबर के साथ रहेंगे। और सहजता का मतलब है आडंबर तथा रहस्यता से मुक्त। भैया आप यहाँ तक कैसे पहुँच गए, अरे भैया बहुत सारे लोगों का सहयोग है, तुमको ही बता देता हूँ। नहीं तो हम छिपाते हैं बहुत सारी चीज़ें, बताते ही नहीं है किस किस का सहयोग मिला। तो उससे सहजता आएगी। सहजता से क्या होगा, सहजता के बिना मानवीयता आने वाली नहीं है। इसका मतलब कृतज्ञता नहीं होंगे तो मानवीय हो ही नहीं सकते हम, है ना। मानवीयता से ही सहस्तित्व का पता चलता है। माने पता चलेगा जुड़ाव से, पहली हम पिछली पीढ़ी से जुड़े हुए हैं, कैसे पता चलेगा। और सहस्तित्व में के लिए मैं कृतज्ञता है, सहस्तित्व से कृतज्ञता है, सहस्तित्व के लिए कृतज्ञता है। तो उपलब्धि भी वही है, नियम भी वही है ना, और प्रक्रिया भी वही है। तो इस तरह से ये पूरा कृतज्ञता का माने मेजर इम्पोर्टेंस है मानव में कृतज्ञ होने के लिए। ये पूरा चैप्टर 2 में बताओ। इसमें यदि कोई क्वेश्चन हो तो बताएं, इसमें कोई स्पष्टता नहीं हुई या कुछ अच्छा लगा हो वो भी बताएं। सर, जो चौथा पॉइंट है यथार्थता के स्रोत अकृमता पूर्वक वाला, हाँ, वो थोड़ा डिटेल में समझाएंगे। हाँ, यथार्थता के स्रोत माने जो सच्चाई है उसको एज इट इज़ बताए, हम तक पहुंचाया, है ना। इसको कह रहे हैं यथार्थता के स्रोत। अकृत्रिमता पूर्वक अथवा आडंबरहीन विधि से, है ना, वास्तविकता पूर्ण ढंग से की गई अभिव्यक्ति अथवा प्रयास। भाई देखो बेटा ऐसा है, तुम भी समझ सकते हो, मैं भी ऐसे समझाऊं, है ना। ये जो सच्चाई को बिना किसी आडंबर के, बिना किसी अकृत्रिमता के व्यक्त करना, सत्ता में संप्रक्त प्रकृति रूपी सहस्तित्व को स्पष्ट करना ही यथार्थता का स्रोत है। सच्चाइयाँ कैसी हैं भाई, सोचो गैलीलियो को लोग बोल रहे हैं कि तुम भैया विड्रॉ कर ले, है ना, नहीं तो तुझे सजा होगी, ये होगा। फिर भी वो बोल रहे हैं ना, भाई मुझे तो ऐसा ही दिखता है, सच्चाई तो ये है, धरती चक्कर लगाती है। तो जो महापुरुषों ने इतना श्रम पूर्वक, जो भी फेराडे ने, न्यूटन ने, इन सब ने हमको बताया ना कि देखो ऐसा है, नियम ये है,
इसको बताया उन्होंने, मुझे ऐसा दिखा है। तो जितने भी महापुरुषों ने या साइंटिस्ट ने यथार्थता के स्रोत को हम तक व्यक्त किया। अभी मैनेजमेंट वाले उल्टा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम गंजे को भी कंघी बांट दिए तो ये हमारा बड़ा मैनेजमेंट है। ये आडंबरहीन है ना, ये उल्टा है। वैज्ञानिक को जो दिखा वो बता रहा है एज इट इज, ये नियम है। वो भाई जो तुमको नहीं चाहिए उसको चिपका रहा है। तो इस तरह से आपको दिखेगा कौन यथार्थता के साथ जुड़ा हुआ है? हाँ, सत्य 3 तरह से है ना। यथार्थता के स्रोत के 3 डिजाइन, स्थिति सत्य, वस्तु स्थिति सत्य और वस्तुगत सत्य। तो वस्तुगत सत्य का मतलब जैसे ये कि वस्तु है, इसमें जो सत्य है रूप गुण स्वभाव धर्म के रूप में, मानव का रूप गुण स्वभाव धर्म क्या है, पदार्थ का क्या है ना, पेड़ पौधों का क्या है, ये कि इसको कह रहे हैं वस्तुगत, ये वस्तु में है। फिर वो वस्तु किस स्थिति में पाई जा रही है। जैसे एक मानव है, अभी वो बच्चे के रूप में है ना, मैरिज हो गई है, उसके ऊपर कुछ दायित्व और कर्तव्य हैं, फिर वो एक बुजुर्ग हो गया है। तो ऐसा वस्तुगत बने, वो वस्तु की वस्तु स्थिति क्या है, एक पिता के रूप में रोल प्ले कर रहा है, एक टीचर के रूप में, ये वस्तु स्थिति है उसकी। फिर एक है स्थिति सत्य, जो व्यापक सत्ता में संप्रक्तता है, वो स्थिति सत्य है। तो 3 सत्यों को यदि ध्यान में रखेंगे तब जाके पूरा यथार्थता स्पष्ट होती है। वस्तुगत सत्य, वस्तु स्थिति सत्य और स्थिति सत्य। तो ये व्यापक में डूबा भीगा घिरा ये स्थिति सत्य है। इसमें वस्तु का जो रूप गुण स्वभाव धर्म में वस्तुगत सत्य है, वो वस्तु किस वातावरण में पाई जा रही है, वो वस्तु स्थिति सत्य है। देश दिशा काल में, किस देश दिशा काल में पाई जा रही है, किन परिस्थितियों में पाई जा रही है, वो वस्तु स्थिति है उसकी। इसीलिए मानव जो है अलग अलग परिस्थिति में वही जागृत व्यक्ति ही जब अपने परिवार के लिए कर रहा है तो मानवीयता का प्रकटन है। वही एक समय उसका डोमेन और बड़ा हो जाता है तो वो समाज के लिए काम कर रहा है, तो वो देव मानवीयता को प्रकट कर रहा है। ये सार्वभौमता भी आएगा, परार्थ स्वार्थ परार्थ परमार्थ। परमार्थ के लिए जब काम कर रहा है, उपकार कर रहा है, तो दिव्य मानवीयता को प्रकट कर रहा है। तो वो वस्तु स्थिति, वो किन परिस्थितियों में कब कब क्या क्या कर रहा है, ऐसे बदलता रहेगा। मतलब किसी वस्तु को जानना है, समझना है, तो इन 3 सत्यता के साथ ही उसको पूर्णता में समझ सकते हैं, है ना। कहीं ना कहीं हम जब देखते हैं किसी वस्तु को, वस्तु जब बोलते हैं तो वास्तविकता को ही बोल रहे हैं, है ना। तो कोई चीज़ भी हो सकती है, कोई मानव भी हो सकता है, तो उन सबको वस्तु ही बोल रहे हैं। जो वास्तविकता है उसी को वस्तु बोला है। तो उसको अगर पूरा समझना है तो उनको इन 3 सत्यता के साथ देखने से ही हम उसको पूरा समझ सकते हैं, नहीं तो हम उसको आधा अधूरा ही समझते हैं। तो अभी जो हमारा जो व्यवहार हो रहा है और संबंधों में जो भी गिला शिकवा शिकायत है ना, वहाँ पे यही ध्यान आता है कि ये सत्यता को पूरा का पूरा हम नहीं उसके साथ देख पाते हैं। जैसे उसके स्थिति सत्य जो है कि वो सत्ता में संपृक्त है ना, और वो संपृक्ततावश ही जो सहअस्तित्व है वो भी है, और साथ में उसमें पूर्णता के लिए एक प्यास भी बनी हुई है। दूसरा, वो एक व्यक्ति है तो उसका कोई ज्ञानावस्था की इकाई है, तो उसका रूप गुण स्वभाव और धर्म भी है, तो उसके अनुरूप ही वो आचरण करेगा। अगर मान्यताओं से ड्रिवन है तो वो इस तरह से आचरण करेगा, अगर वास्तविकताओं से ड्रिवन है तो वो मानवीयतापूर्ण आचरण के साथ होगा। और तीसरा जो है वो वस्तु स्थिति सत्य, जो देश दिशा काल के अनुसार बदलता है। तो वो जो बाबा जी ने आगे भी इसमें लिखा है कि जितना एक आदमी में उन्नता अवकाश है उतना अवनता अवकाश भी है। कोई भी खराब से खराब मानव जो है वो जागृति तक पहुंच ही सकता है ना। तो ये जो है वो देश दिशा काल, ये तीनों देखने से ही, और साथ में ये दोनों सत्यता, स्थिति सत्य और वस्तुगत सत्य, ये तीनों देखने से किसी एक चीज़ को हम कंप्लीटनेस में समझ सकते हैं। उससे पहले नहीं, उससे आधा अधूरा ही समझेंगे, और जो भी व्यवहार या कार्य करेंगे उसमें कुछ ना कुछ जो है वो समस्या के रूप में बना ही रहेगा। इसलिए यहाँ पे यथार्थता जो बताई है, तो ये तीनों सत्यता के साथ किसी चीज़ को देखना वो संपूर्णता में है, ऐसा। हाँ, गौरवता निर्विरोध पूर्वक है ना, जो परिभाषा ऊपर आई है उसकी, निर्विरोध पूर्वक अंगीकार किए गए अनुकरण प्रयास प्रवृत्ति। तो जब मैं बोलता हूँ कि मुझे गौरव है किसी के प्रति, उसका प्रमाण क्या है? भाषा नहीं, भाषा भी होगी, क्या मैं उनका अनुकरण कर रहा हूँ?
क्या मैं वैसा जीने का प्रयास कर रहा हूँ? क्या वो प्रवृत्तियाँ मेरे, तो मैं गौरव करता हूँ अपने महापुरुषों का, या जिन जो भी चीज़ें उन्होंने सच्चाइयाँ बताई। केवल मैं लेक्चर देता हूँ उससे नहीं चलेगा, ये चाहिए उसमें अनुकरण, प्रयास और प्रवृत्ति, तब उसको कह रहे हैं गौरव। जैसे कि कभी हम बोलते हैं कि गांधी जी मेरे आदर्श थे, हाँ ऐसे नहीं होगा, तो गांधी जी ने जो किया वो, हाँ उसकी उस जैसा अनुकरण है क्या मेरा उन जैसा प्रयास है क्या, उस जैसी प्रवृत्ति है, तो मैं गौरव करता हूँ उनका। नहीं तो कुछ नहीं, केवल वोट के लिए करते रहते हैं, कुछ पीछे फोटो टंगी रहती है ना, वो गौरव नहीं है। हाँ, मतलब गौरवता की एक परिभाषा ये भी है कि विकसित यानी जागृत को पहचान, उसके अनुरूप होने का उत्साह जो बनता है वो गौरवता है। तो जिनके प्रति कृतज्ञता होती है उनके तरफ गौरवता का भाव रहता है कि मुझे भी उन जैसा बनना है, और फिर उससे गौरवता से सरलता आती है। तो जब हम स्थापित मूल्य और शिष्ट मूल्य पढ़ेंगे तो गौरवता का शिष्ट मूल्य सरलता है। तो सरलता जो है वो नीचे दिया ही है, अभिमान से रहित और यथार्थता को व्यक्त करने की विचार व व्यवहार पद्धति ही सरलता है ना। तो जैसा है वैसा उसको जानना है ना। तो जो अभिमान कहा है वो आरोपित मान है, जो चित्त के लेवल पे है। मैंने कुछ मान लिया है उसको, उसका अधिमूल्यन, अवमूल्यन या निर्मूल्यन से, तो वो एक्चुअली आरोपित मान है। अभिमान की स्थिति चित्त के लेवल पे है ना। तो वो वहाँ पे मेरा चित्रण कहीं पे गलत है, इसलिए वो सरलता जो है वो नहीं दिखती। तो जो जैसा है, मतलब इसलिए कहा अभिमान से रहित, यथार्थता की तरह उसको देखना। तो ऊपर जो हमको सत्यता जो भी बताया वो भी हम इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं कि उसको संपूर्णता में देख पाना वो क्या है उसको, तभी जाके वो जो सरलता है वो हमें बनती है, उससे पहले नहीं। भैया जैसे कि ये अनुकरण करना किसी का, जैसे कि हम लोग मानवीयतापूर्ण आचरण की बात कर रहे हैं, तो अभी तो हम लोग तो समझने के क्रम में हैं, और समझते समझते जागरूक मानव का हमें आचरण भी हमें देखना है। तो हम ऐसा तो कौन सा अनुकरण करें कि हमें समझ में आए कि भाई यही व्यक्ति को हमें फॉलो करना है या उससे पास से समझना है, तो कैसे में गौरवता व्यक्त हो सकती है? जैसे कृतज्ञता एक अभी यहाँ पे देखेंगे तो कृतज्ञता को अपन अब फॉलो कर सकते हैं। हमें दिखेगा कि भाई हम कौन कौन लोगों से हमें कृतज्ञ हुए। फिर जो लोग हमें लगता है कि हमसे श्रेष्ठ हैं उनका अनुकरण करेंगे हम, उन जैसे कार्य व्यवहार का। वो अब देखिए क्या हो रहा है, इसलिए जो बोलते हैं ना पीयर लर्निंग सबसे अच्छा होती है बच्चों में। बच्चे माता पिता से कम अपने ही स्कूल में जब जाने लगते हैं तो उन बच्चों से ज़्यादा सीखते हैं। तो हमसे जो थोड़ा सा भी आगे है वहाँ से सबसे ज़्यादा लर्निंग आती है। तो अपने से अच्छा, मजे ये बढ़िया आप पूछ रहे हैं। देखो ये पता लगाओ, अधिकतर लोगों को अपने से श्रेष्ठ आदमी दिखते ही नहीं है, उनको लगता है हमसे श्रेष्ठ कोई है ही नहीं धरती पे। तो बहुत हालत ख़राब है उनकी, क्योंकि अपने से श्रेष्ठ को पहचाने बिना आप में जागृति होगी ही नहीं। तो दूसरा काम ये करना है, अनुकरण करने योग्य लोगों को पहचानना है, तो हम अनुकरण कर पाएंगे। तो प्रयास करना, हमसे श्रेष्ठ लोग हैं ही, बिना जीवन विद्या वाले भी अपने से बहुत आगे हैं, बहुत सारे। उनका व्यवहार, उनकी सरलता, उनकी विनम्रता है ना, उनमें है बहुत सारी चीज़ें परंपरागत हैं। तो हमें यदि ऐसे लोगों को पहचान पाएंगे तो उसमें हम आगे बढ़ेंगे, उनका अनुकरण करेंगे। कुछ लोग हैं जो सिंसियर हैं अपने काम में, है ना, बहुत सारी चीज़ें अपने को दिखेंगी। अपने से आगे बहुत सारे लोग हैं अपने आसपास, लेकिन हम कई बार इतने अभिमान में रहते हैं कि हमें लगता है हमसे आगे कोई है ही नहीं, और उनमें हम त्रुटि देखते रहते हैं। उसी को कह रहे हैं छिद्राण बेषण, है ना, उनमें होल देखते रहते हैं, उसमें कमी क्या है। क्योंकि कई बार दूसरों को, दो प्रवृत्तियाँ हैं, दूसरों को छोटा दिखा के हमें लगता है हम बड़े हो गए, है ना, जबकि दूसरों को छोटा दिखा के हम बड़े थोड़ी, हम तो वहीं के वहीं हैं, है ना। तो दूसरों को जो बड़ा करने में सहयोग करता है वो बड़ा है, ऐसे ही तो है। जो दूसरों को बड़ा बनाता है वो बड़ा है, क्योंकि बड़े होने का प्रमाण दिया ना उसने दूसरों को बड़ा बना के। तो ऐसे बहुत सारा अपने आसपास हमें एक बार वो दृष्टि उदय होगी ना, हमें दिखेगा यार कितना हम समझ सकते हैं, सीख सकते हैं अपने आसपास के लोगों से। बहुत सारे अच्छाइयों के साथ हैं हमारे आसपास लोग, कमिटमेंट के साथ, सिंसियरिटी के साथ, कर्तव्य और दायित्वों का पालन, जितनी उनकी स्पष्टता है उतना कर ही रहे हैं लोग। ये अवमूल्यन यानी कम मानना, बराबर। तो
यानी अगर मैं अपने आप को कम मानती हूँ वो भी अभिमान है क्या? और क्या? और दूसरों को कम मानती हूँ वो भी अभिमान? वो भी अभिमान है। अभिमान में तीनों चीजें समाई हैं। एक अहंकार की लोग एक तरफ जाएगा, दूसरा गिल्टी की तरफ जाएगा, अभी डिप्रेशन की तरफ जाएगा। है तो अभिमान, गलत आरोपण। अच्छा, नॉर्मल बोलचाल में अभिमान को अपन हायर वाले को ही अभिमान बोलते हैं। जैसे आपने बोला कि मतलब हमसे जो हमारे आसपास हमसे जो श्रेष्ठ व्यक्ति है उनको पहचानना होगा, फिर उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए अनुकरण इसे आगे बढ़ना है। तो अनुकरण को थोड़ा समझाए, जैसे कि अभी तक तो मैंने ऐसा समझा है अनुकरण यानी कि वो कुछ अच्छा कर रहे हैं तो मैं वैसा करने की ट्राई करूं, तो वो तो मेरी गति बदलना होगा ना, तो उससे स्थिति कैसे बदलेगी? बहुत बढ़िया। अब फिर आप क्या करोगे, आप ये पूछोगे आप ऐसा कैसे कर पाते हो? हाँ। उसका जो विचार पक्ष है वो है क्रिया पक्ष। अभी हमारा सारा डिजाइन क्रिया पक्ष पे है। अब अपन जब उनसे बात करेंगे कि आप इतना सिंसियरिटी से कैसे करते हो, उसके विचार पक्ष को पकड़ना है, तर्क पक्ष को। हाँ, इसलिए अनुकरण की परिभाषा दी है संप्रेषणा के रूप में किया गया मानसिक, कायिक व वाचिक क्रियाओं को दोहराना। तो मतलब तीनों आ गया, मानसिक, कायिक व वाचिक। तो अपन मानसिकता को पूछो उनसे, आप ऐसा कैसे कर पाते हो? ऐसा एक दूसरा शब्द है अनुसरण। हाँ। उसमें ये नहीं है, मतलब उसमें फॉलो करना है, तो अनुसरण। तो जब तक तर्क डेवलप नहीं होता है बच्चों में तो वो अनुसरण करते हैं। जैसे मम्मी घंटी बजाती है वो भी बजाएंगे, वो किसी को पूजा करती है तो वो भी करें, वो अनुसरण है। लेकिन जैसे ही उनमें तर्क आता है वो पूछता भी मम्मी से, मम्मी घंटी क्यों बजाती हो? इसका माने अब वो अनुकरण करना चाहता है। यदि उसको स्पष्ट हो गया तो मम्मी घर में नहीं होगी तो भी वो घंटी बजाएगा, क्योंकि उसको तर्क स्पष्ट हो गया। तो हाँ, विचार पक्ष को पकड़ता है वो। क्यों का उत्तर पूछना है। इसलिए अनुसरण, अनुकरण, पहले आज्ञा पालन है, आज्ञा पालन, अनुसरण, अनुकरण, अनुशासन और फिर स्वानुशासन, ऐसे प्रक्रिया। चैप्टर 3 देखें। चैप्टर 3 का पेज नंबर 6 से पहले 6 नंबर के पेज में, पहले पेज में कुछ देखो, इसमें बढ़िया चीज लिख रहे हैं। मानव, अभी अपन जो बात कर रहे थे ना, सृष्टि दर्शन करने की कामना की है। हर मानव सृष्टि को समझना ही चाहता है। जैसे जीव जगत क्या है, ईश्वर क्या है, मैं क्या हूँ, इसको प्रतिपादित और व्याख्यायित करने का उसने प्रयास किया है। इसको वो समझना चाहता है। तो सृष्टि दर्शन मानव की कामना बनी ही रहती है। इसी को कह रहे हैं मानव जन्म से जिज्ञासु है। जिज्ञासु माने वो सृष्टि दर्शन करना चाहता है, कोई भी चीज़ क्यों है, कैसा है, ये सब समझना चाहता है। वस्तु का अर्थ वास्तविकता। तो ईश्वर भी एक वस्तु है, व्यापक भी एक वस्तु है, क्योंकि वो एक वास्तविकता है। इकाइयाँ भी वस्तु हैं, ईश्वर भी एक वस्तु है। इसमें देखो निरपेक्ष और सापेक्ष ऊर्जा की काफ़ी चर्चा है ना। उसको एक बार ठीक से समझ लेते हैं। पहले तो ये देखो, हर इकाई क्रियाशील है, ये सबको स्पष्ट होता है कि नहीं? ये पेन में क्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है? अभी लिख नहीं रहा हूँ फिर भी हो रही है। कैसे पता चल रहा है? अब इसको कैसे पता चलेगा कि हो रही है? तो बहुत आवाज़ हो रही है, माइक लो। 10-20 साल बाद स्लो है लेकिन हो रही है, ये खराब हो जाएगा, है ना। ये दीवार पे आप कुछ नहीं करोगे, कुछ दिनों बाद इसमें फंगस लग के, मतलब इसका माने इट इज इंटरेक्टिंग विद इट्स एनवायरमेंट। इसमें क्रिया नहीं होगी तो इंटरेक्शन कैसे होगा, है ना। तो हर इकाई लगातार क्रियाशील है। तो ये जो परस्पर इंटरेक्शन, इसको कह रहे हैं सापेक्ष ऊर्जा। एक हर इकाई में जो परमाणविक लेवल पर उसमें जो क्रियाशीलता बनी हुई है, उसके स्रोत को ढूंढने जाएंगे। उस स्रोत, वो पता लगता है व्यापक में होने से वो अपने में स्पिन मोशन कर रहा है। मूल में चुंबकीय बल संपन्नता ये व्यापक की वजह से है, उसको निरपेक्ष ऊर्जा कह रहे हैं। तो
तो हर इकाई में मूल में जो उसमें बल है, मूल में जो क्रिया कर रहा है, फिर परस्परता में क्रियाएं हो रही हैं। पकड़ में आया? एकदम रूट लेवल पे जो क्रियाशीलता का आधार है, बेसिक सबसे लास्ट एकदम एंड पॉइंट पे देखेंगे, वो फिर निरपेक्ष ऊर्जा है। बढ़िया भैया, सृष्टि और प्रकृति एक ही चीज, दोनों एक ही चीज़ है। हाँ, जैसे सापेक्ष का मतलब है किसी कारण को पहचान, जैसे परिभाषा ही दी है सापेक्ष की, इकाइयों की परस्परता के बिना जिस शक्ति का प्रकटन ना हो, या पॉजिटिवली कहें इकाइयों की परस्परता की वजह से जो शक्ति प्रकट होती है वो सापेक्ष ऊर्जा है। दो की परस्परता से जो प्रकट हो रहा है वो क्या है? सापेक्ष। जैसे इसको रगड़ा, एक गर्मी पैदा हुई, ये किसकी वजह से हुई? सापेक्ष, है ना? जिसकी क्रियाशीलता का कोई दूसरा कारण ही नहीं मिलता है ना, उसको कह रहे हैं निरपेक्ष। हाइड्रो पावर में जो है पानी इकट्ठा होता है, हाँ, और जनरेट, वो सापेक्ष ऊर्जा है। सापेक्ष ऊर्जा। पानी ऊपर से गिरता है, टरबाइन के ब्लेड पे गिरता है, टरबाइन घूमती है, एक मैग्नेटिक में घूमता है, मैग्नेटिक फील्ड को कट करता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी, ये सब सापेक्ष ऊर्जा है। तो सापेक्ष ऊर्जा का ऐसे तो हर इकाई की क्षमता है, सब में एक क्षमता रहे अपनी पात्रता के अनुसार। हाँ, तो मूल तो वही है, साम्य ऊर्जा ही है ना। हाँ, उसके एकदम रूट में जाएंगे तो साम्य ऊर्जा है। हाँ, ऐसा वही कह रहे हैं। बाकी तो सब ट्रांसफॉर्मेशन है, या इस रूप में से दूसरे रूप में। हाँ, वो सब सापेक्ष ऊर्जा है। हाँ, जैसे एकदम और यदि माने जैसे देखो, हर इकाई एक कण है जिसको हम, ये जो कण है ये घूमता रहता है, और घूमने से इसमें नॉर्थ और साउथ पोल बनता है, इसी को चुंबकीय बल संपन्नता है। ये चुंबकीय बल से संपन्न है। ये है निरपेक्ष ऊर्जा की वजह से, ये व्यापक साम्य की वजह से, साम्य ऊर्जा में डूबे भीगे घुरे होने से, या निरपेक्ष ऊर्जा, या व्यापक में होने से, बस ये वाली चीज़ है, बस ये है। ये जो अंश घूम रहा है, चाहे वो जिसको अभी हम न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, ये जो अंश घूम रहा है ये बस है, ये चुंबकीय बल। अब ये जो चुंबकीय बल संपन्न अंश है एक, इसके चारों ओर ये जो दूसरा घूमने लगता है, जिसको फिर हाइड्रोजन कह रहे हैं, ये इसके चुंबकत्व को जो ये काटता है, इसकी वजह से इसमें ध्वनि, ताप और विद्युत, ये जो तीनों पैदा होते हैं, ये सब सापेक्ष है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से, इसके घूमने से ये पैदा हो रहा है। तो यहाँ पे पता चल रहा है क्यों ऐसा हो रहा है। बस ये जो अपने धुरी पे घूम रहा है, इसका कोई कारण नहीं है। इसी कोई मूल चेष्टा बोलते हैं। हाँ, अब ये जो मूल चेष्टा है वो परमाणु में डिफाइन कर रहे हैं, तो श्रम गति परिणाम के रूप में मूल चेष्टा है। फिर ये जो इसको मूल चेष्टा नहीं कह रहे, ये तो चुंबकीय बल संपन्नता है। फिर जो परमाणु में है वो मूल चेष्टा है, जिसमें श्रम गति और परिणाम है। ये जो दो अंशों का एक परिणाम है, हाँ, तीन अंशों का दूसरा परिणाम है। ऐसे 118 तरह के अलग अलग परिणाम जड़ जगत में दिखाई देते हैं, नहीं है ना? तो 118 तरह की चेष्टाएं दिख रहे हैं, परिणाम। और एक और परिणाम है जिसको चैतन्य परिणाम कह रहे हैं, जो 61 अंशों का एक परिणाम है ना? उसी को अपरिणामिता कह रहे हैं। फिर मतलब वो परिणाम स्थिर हो गया, निरंतर परिणाम है। अभी उसी को फिर हम लोग अमर कह रहे हैं, अमर हो गया, या अक्षय शक्ति संपन्न हो गया। ये सुना ना हमने, अक्षय बल। अक्षय शक्ति संपन्न हो गया। हाइड्रोजन भी
जब तक हाइड्रोजन के फॉर्मेट में अक्षय ही है वो। क्षय किसको कह रहे हैं? परिवर्तन को। दो हाइड्रोजन मिलके, है ना, हीलियम बन सकता है, तो फिर क्या होगा? इसमें बदल गया, शक्तियां बदल गई, इसलिए अक्षय शक्ति नहीं कह पा रहे इसको, क्योंकि शक्तियों का बदलाव है ना, इसलिए अक्षय नहीं कह रहे। इसमें चूंकि ये बदलता नहीं है, इसलिए मन के द्वारा जो शक्ति है, बल है, वो अक्षय है, निरंतर आशा करता रहता है। ये जब तक हाइड्रोजन है निरंतर ताप ध्वनि विद्युत को देगा, लेकिन परिणाम बदलने से नए तरह के ताप ध्वनि विद्युत देगा, इसलिए परिवर्तन है। इतना ही तो जिसको अपन निरपेक्ष कह रहे हैं, वो जो ये जो प्राप्त है इसको, ये जो घूर्णन कर रहा है, इसमें जो चुंबकीय बल संपन्नता है, ये निरपेक्ष की वजह से है। बाकी फिर सब इनके परस्परता की वजह से हो रहा है। तो जो मूल क्यों पहली बार मैंने पहला धक्का का काम खत्म हो गया, पर लगातार क्रियाशील ही है, इसलिए बिग बैंग वो सब फिर क्लियर हो जाते हैं, उसमें उसका खत्म। जी साइंस में पढ़ा था कि वो एग्जाम्पल के रूप में जो डैम है, डैम में जो पानी है तो वो स्थिति ऊर्जा में है। हाँ। उसको जब छोड़ते हैं तो गति ऊर्जा में, और उससे जो टरबाइन से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो ये सभी सापेक्ष ऊर्जा। तो मतलब ऊर्जा जैसे नहीं ज़्यादा हो सकती, नहीं कम हो सकती, जो जैसी है करेक्ट, वो स्थिति ऊर्जा में है। हाँ। उसको जब छोड़ते हैं तो गति ऊर्जा में, और उससे जो टरबाइन से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो ये सभी सापेक्ष ऊर्जा। तो मतलब ऊर्जा जैसे नहीं ज़्यादा हो सकती, नहीं कम हो सकती, जो जैसी है। करेक्ट, बढ़िया। भैया पदार्थ के बारे में लिखा है कि पद भेद से अर्थभेद को जो व्यक्त करता है, बढ़िया। तो इसको थोड़ा सा। हाँ, तो देखिए इन्हीं को अलग अलग पद कह रहे हैं। 2 अंश के परमाणु का एक पद, ये 4 अंश का हो गया ये दूसरा पद। तो ये जो पद का जो भेद है, इसी से अर्थ भेद हो रहा है। उसका अर्थ माने उसमें जो निकलने वाला ध्वनि ताप विद्युत है वो बदल गया, इसके लिए पदार्थ कह रहे हैं उसको। एक निरंतर स्वरूप को प्राप्त कर रहे हैं, निरंतर वास्तविकता को हाँ पा जा रहा है। परम कुछ ना कुछ मतलब पदार्थ जब भी मिलेगा, चाहे चांद पे मिले, चाहे मार्स में, इन्हीं 118 की वैरायटी में से कुछ मिलेगा, यही पद हैं। समझो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके H2O बन रहा है, पानी बन रहा है। हाँ। तो उसको हम लोग अर्थभेद बोल सकते हैं, ऐसा? हाँ, वो कह सकते हैं अपन। एक अलग टाइप का पदभेद से अर्थभेद बता रहा है, वो भी हम यौगिक को भी फिर हम उसकी वैरायटी को बोल सकते हैं। पेज नंबर 7 में इसीलिए देखो आ रहा मूल चेष्टा, संपूर्ण पदार्थ अपनी परमाणुविक स्थिति में सचेष्ट है ना, वहाँ मूल चेष्टा परमाणुविक स्थिति में दिखेगी। सर हाँ, पेज नंबर 6 में जो शून्य वाला है ना, शून्य, हाँ, उसमें आवेष्टित एवं आश्लिष्ट है। हाँ, उसका ज़रा मतलब समझाएंगे? तो पहले तो शून्य जो स्वयं में क्रिया नहीं है, पर सभी क्रियाएं जिसमें समाहित हैं उसकी शून्य संज्ञा है। सभी क्रियाएं माने जितने भी पदार्थ हैं वो सब व्यापक में ही हैं। अभी जो जिसमें समाहित हैं वो किस तरह की क्रियाएं हैं? आवेष्टित एवं आश्लिष्ट, इसका कुछ पता है? मैं तो नहीं देखना मतलब पड़ेगा। आवेष्टित जो है वो ऊर्जित के अच्छा। इसमें दिखाया है, और आश्लिष्ट जो है वो ओतप्रोत, जो हम डूबा भीगा गिरा। ऊर्जित और ओतप्रोत। हाँ, ऐसे संपृक्त। हाँ। पेज नंबर 7 में मानव सुदूर विगत से वर्तमान तक परमाणुओं में पाई जाने वाली क्रियाशीलता के मूल ऊर्जा के स्रोत में के रूप में अज्ञात रहा। ये कब से आदमी ढूंढ रहा है यार, ये परमाणु क्यों घूम रहा है, अंश क्यों घूमता है, इसको ऊर्जा कहाँ से मिली? उसी को उत्तरित करने के लिए बिग बैंग में भागना पड़ा, है ना, जो उत्तरित नहीं कर पाए। अब यहाँ पे वो स्पष्ट हुआ, अब यह सहस्तित्व विधि से स्पष्ट हो गया, है ना, क्योंकि इसको हम ऊर्जा स्रोत ही नहीं मान पा रहे, व्यापक को स्रोत नहीं है ये। स्रोत का मतलब तो होता है उसमें आदान प्रदान होने लगेगा, इसमें होने मात्र से उसमें चुंबकीय बल संपन्नता बनी रहती है। इसलिए ऐसा नहीं कि वो इससे ऊर्जा ले रहा है, लेन देन कुछ नहीं हो रहा है इसमें,
हाँ, नहीं तो ऐसा नहीं लगेगा कि व्यापक से ऊर्जा ले रहा है ये अंश घूमने में। चुंबकीय संपन्नता है, इसका मतलब है अंश के बीच में भी माइक्रो लेवल में जगह है, ऐसा ही? हाँ, है ही है। वो तो कितना ही छोटा करते चले जाओ आप, इसीलिए कह रहे हैं कितने भी टुकड़े करोगे, जितना भी टुकड़ा करोगे, वो जो भी छोटे छोटा मिलेगा वो घूमता हुआ मिलेगा आपको, क्योंकि भीगा हुआ है व्यापक में। ऐसा नहीं कि कहीं एक लास्ट टुकड़ा वो कुछ नहीं कर रहा है, वो हर क्रियाशीलता बनी हुई है। वो चुंबकीय फ्लक्स एक दूसरे को काटने से हाँ, ताप दाप ये विद्युत पैदा हो रहा है। बिल्कुल वही सापेक्ष ऊर्जा, वही सापेक्ष ऊर्जा है फाइनली। इसलिए मूल में देखेंगे तो चुंबकीयता मेन ऊर्जा का स्रोत है, ऐसा। और चुंबकीयता को वो व्यवस्था में भागीदारी का स्वरूप भी कहा है। हाँ, कहाँ कुछ भी ज्वाइंट नहीं है प्रकृति में, सब कुछ टूटा हुआ है और जुड़ा हुआ है व्यापक से के माध्यम से, व्यापक में होने से। ऐसे तो कुछ भी है ही नहीं जुड़ा हुआ। हाँ, ऐसे ही तो है। हम जो दो लोग जो साथ हैं वो किसी ज्ञान से, इसलिए एक्चुअली ज्ञान का ही जोड़ है सब जगह, ज्ञान से ही जुड़ी हुई हैं चीज़ें। तो जैसे अणु परमाणु मोशन में है, हाँ, तो अणु परमाणु के अंदर जो क्वार्ट्स है वो भी मोशन में है। और क्या, हर चीज, कोई भी चीज रुकी नहीं ना भाई, क्योंकि वो तो बहुत सूक्ष्म है, कोई भी चीज रुकी नहीं है। इसलिए जो न्यूटन कह रहा ना, जो चीज रुकी है वो रुकी रहेगी, जो चलती है चलती रहेगी। पहला सेंटेंस उसका ठीक नहीं है। फाइनली सब कुछ चलती है, चलती ही रहती है, कुछ रुका हुआ नहीं है। क्यों? क्योंकि ऊर्जा प्राप्त है उसको, साम ऊर्जा। रुकेगा कैसे? चूंकि क्रियाशील है इसलिए पता चलता है। जो रुका हुआ दिखेगा ही, आपको पता ही नहीं चलेगा उसका। इसलिए आगे में आ रहा है, निरपेक्ष ऊर्जा के बिना पदार्थों में मूल चेष्टा का तथा पदार्थ के बिना निरपेक्ष ऊर्जा का परिचय नहीं है। यदि पदार्थ ना हो तो स्पेस में कुछ आपको दिखेगा ही नहीं कि है निरपेक्ष ऊर्जा, कैसे बोलोगे? हाँ, तो सवाल ये है कि अणु परमाणु के अंदर जो क्वार्ट्स है उसको माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, तो उसको समझा भी नहीं जा सकता है। नहीं, जितना भी देख पा रहे हैं उसमें हमें क्रियाशील ही दिखता है। वो जितना भी देखना माने समझना, जितना भी, इसीलिए तो उनको बोलना पड़ा कि कुछ बिग बैंग हुआ। ये तो उनको दिखता ही है कि हर चीज़ क्रियाशील है। क्यों है ये उत्तर नहीं मिल रहा है। यहाँ उसको उत्तरित किया क्यों है, ये तो वैज्ञानिकों को क्लियर है कि सब कुछ क्रियाशील है, कुछ नहीं रुका हुआ है, उसमें डाउट नहीं है उन्हें। सब जगह पे व्यापक है ही। जैसे हमें परमाणु में देखे उसकी हाँ, रचना में, तो केंद्र और वो बाह्य परिवेश है, उसके बीच में भी जगह है ना। और सभी जो परमाणु है वो भी जो जुड़ते हैं तो एकदम टच होके नहीं, उसके बीच में भी जगह है, जगह रहती है। अगर एग्जाम्पल हम देखें, एक पानी का ग्लास पूरा भरा हुआ है और उसमें हम नमक डालें तो बाहर नहीं निकलता पानी, उसका मतलब है H2O और NaCl जो जुड़ता है उसके बीच में भी जगह है, बहुत सारी जगह, इसीलिए तो वो समाहित हो गया। बहुत बढ़िया, ऐसे ही तो है। हाँ, इस तरह से हम देख सकते हैं कि सभी जगह ही जगह है, जगह ही जगह और सब गति में ही है, सब गति में, व्यापक की वजह। ऐसे देखो, पानी अपन को लगेगा कि इसमें मूवमेंट नहीं है, आप एक ड्रॉप इंक का डालो पूरे में फैल गई, तो इसका माने कितना क्रिया हो रही है वहाँ पे, गतिशील है तब तो फैल गया वो, नहीं तो वहाँ पड़ा रहना था ड्रॉप बस। तो हर चीज़ क्रियाशील है, कुछ भी रुका हुआ नहीं है। जो बोला जगह नहीं है, तो पढ़ने में तो ऐसा है, जो 3 अवस्था है, घन, प्रवाही, वायु, तो प्रवाही और वायु में तो जगह दिखती है, मतलब हाँ, है। तो घन अवस्था में ऐसा पढ़ाया गया कि अणु के बीच में जगह नहीं है, इसलिए वो स्थिर हाँ, है। ऐसा पढ़ाया है नहीं ऐसा। हाँ, तो हाँ, मतलब जो पानी अभी है ग्लास में, हाँ, अब जैसे देखो, पानी यदि अपन अभी गिलास में डालें, इंक डालेंगे, हाँ, है ना, तो तुरंत फैल जाएगा ना पूरे में, वो पानी में फैलेगी। हाँ, ग्लास में। हाँ, अब अपन एक एक करके चलते हैं। पहले पानी में तो दिख रहा है ना, रेड वाला जल्दी दिखेगा। अच्छा, इसमें इंक डालनी पड़ेगी, है ना, तो वो फैल जाएगी, वो दिख जाएगा आपको, है ना। अब ये कह रहे चलो पानी में तो समझ में आ गया, हवा में तो दिख ही रहा, 3 ही चीज़ें हैं, है ना, वायु, जल माने जिसको द्रव, ठोस तरल, और तरल हो गया। अब आप कह रहे हैं ठोस में है कि नहीं, इसीलिए मैंने कहा कि दीवार क्रिया कर रहा है कि नहीं,
25 साल बाद पता चला स्लो है, लेकिन कर रहा है। ये जैसे आप लोहे की जाली लगाते हो, जंग लग रही है, वो क्या हो रहा है? वो क्रिया तो किया नमी के साथ, क्रिया नहीं करता तो लोहा लोहे जैसे ही बना रहेगा ना लगातार। मतलब बच्चों को अभी स्पष्ट नहीं पढ़ाया जा रहा है। हाँ, बहुत सारा हम गड़बड़ पढ़ा रहे हैं। घूम ही रहे हैं, बढ़िया, ठीक हो गया तो ये है ना। अभी सोमवाई की जो शिविर थी ये नैनीताल में, हाँ। तब हमने वो स्पीड जो था उसका एक पूरा वो एग्जिस्टेंस में जो स्पीड था, हाँ, उसका हाँ। वो पूरा डेटा निकाला था। राइट। तो सब एटॉमिक पार्टिकल की जो स्पीड है वो 2200 किलोमीटर प्रति सेकंड, इतनी तेज़ी से घूमता है। तो पर आवर जो है उसकी स्पीड जो है वो 7.5 लाख किलोमीटर पर आवर है। हाँ, हाइड्रोजन की यदि आप डालोगे, हाइड्रोजन में जो अंश घूम रहा है 80,20,000 किलोमीटर। हाँ, ऐसा इतने तेजी से घूम रहा है। 79,20,000। सब कुछ बहुत तेजी से क्रियाशील है, बल्कि सूक्ष्म में और तेज गति है वो। सर ये जो लिखा है ना, निरपेक्ष ऊर्जा न हो ऐसा कोई स्थान व वस्तु प्राप्त या सिद्ध नहीं है, परंतु पदार्थ न हो ऐसा स्थान है, पर ऐसा काल सिद्ध नहीं है। तो मैं ऐसा समझूँ, काल सिद्ध का मतलब कि अगर अभी इधर पदार्थ नहीं है तो कल को आ सकता है उधर पदार्थ, ऐसा बोल रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं। क्या कह रहे हैं, ये बढ़िया है। देखो, निरपेक्ष ऊर्जा एवं पदार्थ में इतना अंतर है कि निरपेक्ष ऊर्जा हर काल, स्थान और वस्तु में व्याप्त है। निरपेक्ष ऊर्जा ना हो ऐसा कोई स्थान या वस्तु प्राप्त या सिद्ध नहीं है। तो ऐसा कोई स्थान है कि जहाँ पे व्यापक ना हो? नहीं है। लेकिन ऐसा स्थान है कि नहीं जहाँ वस्तु ना हो? हाँ, है ना। दो वस्तुओं के बीच में अपन कह रहे खाली जगह है ना। तो ऐसा स्थान तो है ही जहाँ वस्तु नहीं है। लेकिन ऐसा कोई काल नहीं है, माने ऐसा कोई समय नहीं है, माने हमेशा से वस्तु है ही। अच्छा, हाँ, वैसा कह रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं कि एक समय था जब वस्तु नहीं थी, केवल व्यापक था और फिर वस्तु आई। हाँ, ऐसा कोई काल नहीं है। समझे। अर्थात दोनों हमेशा से हैं, वस्तु भी है, व्यापक भी है। इतने ही अंतर है कि वस्तु हर जगह नहीं है और व्यापक हर जगह है और हर काल में है, और वस्तु भी हर काल में है। इससे क्या फर्क पड़ा? ये बार बार सोचो भाई, इससे क्या हुआ? इससे हमारी कौन सी मान्यता टूटी या कौन सी नई बनी? क्रिएशन नाम की चीज क्रिएटर नहीं है अस्तित्व में। देयर इज नो क्रिएटर। और क्रिएटर नहीं है तो डिस्ट्रॉयर भी नहीं है और ऑर्गेनाइजर भी नहीं है। हर चीज स्वयं स्फूर्त बनी हुई है। नहीं तो हम क्रिएटर को ढूंढ रहे हैं, फिर डिस्ट्रॉयर को ढूंढ रहे हैं, है ना। तो कोई नहीं है जो आपको मारने के लिए, खाने के लिए दौड़ रहा है ना। कुछ नहीं है ऐसा। इसलिए जो हमारा मृत्यु का समय तो निश्चित है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई समय में निश्चित नहीं है कि अब 80 के बैठे बैठे टपक गए, बोले क्यों, समय आ गया भैया। ऐसा कुछ नहीं है। हम जब भी टपक जाते हैं उसी को समय बोलते हैं, बोले यही समय था। हम कुछ भी बोल सकते हैं, फिर भी आईसीयू में दौड़ना है। मैं तो ये समझ में नहीं आता, मानव गजब डिजाइन है। बोले भैया मरने का समय, भैया तो रुक जाए यार, घर में काहे को दौड़ रहा है उधर? एक्सटेंशन चाहिए फिर भी नहीं, बोले काम तो करना पड़ेगा। काहे को करना पड़ेगा जब तय है तो ऐसा हमारा उल्टा पुल्टा, क्योंकि ऐसा है नहीं। ये बातें तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक के जितने भी साधु संत लोगों ने भगवान के बारे में जितने भी लॉजिक बनाए हैं, ये आपके वर्ड में तो सब कुछ ध्वस्त हो गया। अभी वो ये इस अर्थ में ईश्वर को पहचानना पड़ेगा भैया, वो साम्य ऊर्जा के रूप में, निरंतर प्रेरणा के रूप में उपलब्धि है हर इकाई को। हाँ, हम जबरदस्ती जन्म मरण या सब अब लॉस हो गया, बोले भैया वो तो पहले से ही लिखा था। अभी हमारे सिस्टम गड़बड़ है भाई, एक आदमी दूसरे को खा जा रहा है ना। वहाँ ट्रम्प कोई निर्णय लेता है, लाखों करोड़ रुपए हमारे डूब जाते हैं। वहाँ दूसरा निर्णय लेता है, लाखों करोड़ हमारे बन जाते हैं। ये सब क्या है? कुछ भी हो रहा है भाई। इसमें कुछ ईश्वर बेचारा वो कुछ नहीं कर रहा है वहाँ बैठ के, वहाँ ऐसा है ही नहीं आइटम, है ना। तो ये हमारी बेवकूफ़ियों की, तो इसलिए हम उनको ठीक कर सकते हैं। ये कह रहे हैं फाइनली पॉजिटिव पार्ट क्या हुआ, हम सिस्टम्स को ठीक कर सकते हैं। ऐसा जिसको कह रहे धरती स्वर्गताम, या तो यदि इसको सेट नहीं करेंगे तो धरती स्वर्ग कौन बनाएगा? हम बनाएंगे, हमारे में विश्वास कैसे आएगा?
तो हम ऐसे सिस्टम बना सकते हैं जहां हर व्यक्ति को उत्पादन के अवसर उपलब्ध हों, हर परिवार समृद्ध हो सके, समाज में अभय हो सके, प्रकृति के साथ संतुलन हम बिठा सकते हैं। हम हमारे अधिकार में है। मानव ही एकमात्र दृष्टा कर्ता भोक्ता है। इतना एम्पावरिंग है ये। नहीं तो बैठे रहो बोले अब जब सतयुग आएगा तो ठीक होंगी चीज़ें। तो हम कर सकते हैं। ये इसमें ये इसका टेका भी है सृष्टि दर्शन का, है ना। मैं माने अब हम सब, क्योंकि कर्मफल जुड़ा हुआ है ना परस्पर। तो जिस दिन मानव जाति जागृत हो जाएगी उस दिन धरती स्वर्ग हो जाएगी। इसको कोई अभिशाप नहीं मिला हुआ है। और हम कर्म फल में पाप पुण्य का झोला लेके घूमते रहते हैं। बस बढ़िया। आप कुछ कह रहे हैं? मैं ऐसा समझा हूँ कि जो पुराने महापुरुष थे जिन्होंने भी कुछ बताया, जैसा बाबा जी ने भी कहा है कि 99 चोट लगी थी मैंने 100 मारी, तो जो 99 थी उन्होंने आदमी को जो आदमी की कल्पनाशीलता है उसको यदि कंट्रोल में नहीं करके रखा होता तो आदमी ने कुछ भी किया होता। जैसा लादेन ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को उड़ा दिया, जो मतलब क्योंकि उसकी कल्पनाशीलता में आया। तो जैसा कुछ अपने कल्पनाशीलता में आता है उसको एग्जीक्यूट करने जाएंगे तो बहुत गलत हो सकता है। तो जो भी महापुरुष ने जितना भी किया उन्होंने सही किया। भाई भगवान है बोल के ठीक है, एटलीस्ट आदमी कंट्रोल में तो है, कुछ गलत तो नहीं करेगा, उसके डर से तो सही रहेगा। एकदम ठीक है। तो मुझे लगता है कि जो भी जिन्होंने किया वो उनके लेवल के स्तर पे उन्होंने सही किया, एकदम ठीक किया, गलत नहीं किया। ऐसा मुझे मतलब जो समझा है वो मैं ऐसे ही है भैया। उन्होंने जितना देखो जितना भावना खड़ी हो गई, बस इतना ही है। काफ़ी सारे जीवन विद्या वर्कशॉप्स में अलग अलग एज के लोग आते हैं। हाँ। जैसे कुंज है तो वो काफ़ी यंग एज में है, कोई मिड 20s में है, 30s में, कोई 50s में है और कोई 70s में भी आता है। हाँ। और आपको जो जिज्ञासा हुई शायद 21-22 जब IIT में आप थे तब हुई। तो इसमें भी आपका कर्म तो है ना कि आपके पिछली शरीर यात्रा का कुछ तो कुछ काम है, रहता ही है। तो फिर ये कर्म तो हुआ ना कि कर्म का फल ही आपको मिल रहा है। ये यंग एज पे आपको मिल रहा है, ये ठीक है। अच्छा ये ठीक है। लेकिन कर्म फल के अनुसार आपको ये जो आपके लाइफ में ये ऊपर जा रहा है, वो नीचे जा रहा है, वो रिलेशन। हाँ, ये हमने जो दूसरों को नियंत्रण दे रखा है ना कि वो तय कर रहा है, ये गड़बड़ है। मैं तो तय कर ही रहा हूँ। इसका मतलब तो जो भी अभी मेरे साथ हो रहा है वो मेरा ही कर्म है। दो चीजें, मेरा और कलेक्टिव, दोनों की योगफल। जैसे मेरे में कुछ भी जिज्ञासा हो, नागराज जी उपलब्ध ना हो तो क्या करोगे? तो आप घूमते रहोगे, ढूंढते रहोगे तो अनुसंधान में जाना पड़ेगा। राइट। तो ये समझ में आया कि सह अस्तित्व है। हम सबके योग फल में हम सब चाहें तो चीजों को घटित करा सकते हैं। मतलब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से बहुत बड़ा एक बदलाव आ सकता है ही है। राइट। तो अभी जब मैं अकेले अपने में चल देता हूं तो फिर हम वही अब किसी से कृतज्ञता की मतलब ही नहीं रहा। तो सह अस्तित्व में चीजें घटित हो रही हैं। मानव के आएगा ना अभी सहवास ही उभय आगे बढ़ने के लिए ह्रास का कारण है ना। अभी आएगा ना आगे सहवास, इसी में है ना सृष्टि दर्शन में। सहवास क्या है? परस्परता में हो रहा है। अभी आपने ग्रेटिट्यूड वाली बात की तो मैं लिस्ट बना रहा था। अभी मैं 10th तक पहुंचा हूँ, ऑलरेडी 100 के ऊपर लोग हैं 10th स्टैंडर्ड तक। बताइए, लाखों लोग निकलेंगे। 100 ऐसा है। हमारे अपने 100 तो मुझे याद आ रहे हैं। हाँ 100 तो हमारे जो डायरेक्ट हैं। इनडायरेक्ट वालों को देखोगे तो पूरी मानव जाती है। करेक्ट। डायरेक्ट वाले हैं ये जो तात्विक मिश्रण और यौगिक जो है, हाँ। वो तात्विक सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी मिक्स हो सकता है और गैशियस भी हो सकता है, और मिश्रण में भी तीनों स्वरूप में हो सकता है। नहीं देखो, तात्विक में है सजातीय परमाणु के हाँ, पर सजातीय सॉलिड भी हो सकते हैं ना। सजातीय में लिक्विड की संभावना भी होने को तीनों ही हो सकते हैं। ठीक है, तीनों ही हो सकते हैं। तीनों में तीनों चीज हो सकती है। हाँ, जैसे लिक्विड आयरन, सॉलिड आयरन, गैसियस आयरन, तीनों फॉर्म में हो सकता है। यानी उसका मिश्रण में भी हो सकता है, यौगिक में भी हो सकता है, सभी में सभी में। यौगिक जब कह रहे हैं तब उसमें कह रहे हैं जहाँ पे रासायनिक परिणाम आ गए, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलना, उसका कैरेक्टर गुणधर्म बदल गया बस। और एक ये इधर ये भी था, वायु का परिभाषा जो है विरल पदार्थ राशि के
तरंग रूप में गतिशीलता वायु है जिनके योग से द्रव एवं ताप का प्रसव है। तो द्रव थोड़ा इतना समझ में नहीं आ रहा है वर्ड। लिक्विड, हाँ, लिक्विड को द्रव बोलो। लिक्विड को द्रव यानी लिक्विड। फिर भी बैठ नहीं रही। बताओ तुमको कुछ। वो मीन्स लिक्विड, जैसे बास पानी ऊपर जाता है तो वो अच्छा। वायु और ये ताप का प्रसव भी, जो गर्मी लगती है इधर से उधर जो गर्मी फैलती है वो भी इसी से, वायु से ही फैलती है, ऐसा बोलना चाहते। जो ह्यूमिडिटी पानी में से जो ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी भी वायु से और गर्मी भी वायु से फैलता है। ठंडी गर्मी का जो बढ़िया। तो देखो जो दूसरा आ रहा है, जो अभी आप पूछ रहे थे कर्म फल का आयाति सहवास, जिस योग के अनंतर बिलगीकरण संभव हो उसकी सहवास संज्ञा है। जैसे हम मिले, अभी हम लोग वापस चले जाएंगे। सहवास के अनंतर उन्नति की ओर प्राप्त संज्ञाओं की प्रेरणा। तो जब भी इसीलिए लिख रहे हैं कि सहवास में ही प्रेरणा का प्रसव और अनुभव है तथा इसके विपरीत व्यवस्था है। प्रेरणावादी सहवास ही सृष्टि का मूल कारण है। साथ साथ लोगों का आना ये मूल कारण है, इकाइयों का साथ साथ आना। सहवास सहअस्तित्व में अभिव्यक्ति है। सहवास नित्य वर्तमान और नित्य प्रभावी है। सहवास होता ही रहता है, हम किसी न किसी के साथ योग संयोग घटित होते ही रहते हैं। उसी से जो जागृति की ओर दिशा है या नीचे की ओर व्यवस्था की ओर। तो संसार में अथवा अनंत संसार में ऐसी कोई इकाई नहीं है जो उत्थान या पतन की ओर गतित ना हो, क्योंकि गति रहित कोई इकाई नहीं है। अतः अनंत के लिए मात्र दो ही गतियां हैं, या तो उन्नति की ओर जाएगा या अवनति की ओर, पतन की ओर जाएगा। नहीं बैठ रहा है, उसका एग्जाम्पल क्या है? सजातीय मिलन की एक की संज्ञा बताओ भाई। सजातीय मिलन की एक की संज्ञा है। लोहा कहीं एक ही जगह पे हमको एक साथ मिलता है। पानी पानी के साथ, दूध दूध के साथ, वो सजातीय मिलन की एक की संज्ञा हो जाए। पानी को सेम अलग नहीं कर सकते। हाँ। पानी मिल गया, वो सेम परमाणु जो मिले हैं वो उसको अलग तो नहीं कर सकते। दूध और पानी भी मिक्स हो जाएगा ना? हाँ, दूध और पानी भी मिक्स हो जाएगा। वो भी यही एग्जाम्पल में फिट बैठेगा। तो वो फिर हाँ, वो मिश्रण है। अच्छा, हाँ, सजातीय नहीं है, विजातीय योग है। नहीं है ना, हाँ, एक ही जैसा है। सहवास माने साथ में जो जिनमें अलग हो, जैसे हम लोग अभी सहवास में हैं एक हफ्ते के, फिर हम विलगीकरण हो जाएगा, अलग अलग हो जाएंगे। तो अब देखो जो चीज़ें अभी अपन जिसको भाग्य और ये सब कह रहे हैं ना, ये कैसे बच गया वो एक आदमी, ये योग संयोग हो रहे हैं, है ना। वहाँ पे कितने फैक्टर इन्वॉल्व हैं कि वो उसके पास है, खिड़की के पास एक तरह का प्रेशर आया, खिड़की टूट गई, उसने सीट बेल्ट निकल लिया। इन्हीं को हम फिर कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ों से जोड़ दे रहे हैं, जबकि ये सब क्या हो रहा है, ये घटनाएं घट रही हैं लगातार। उसको हम कहीं ना कहीं फिर बहुत सारी चीज़ों से जोड़ रहे हैं, वहाँ एरर हो रही है। योग संयोग होते ही रह रहे हैं। यही कारण है, क्योंकि हम सब साथ साथ हैं तो मिलना जुलना होता ही रहता है। कभी जाओगे ट्रेन में कोई मिल गया, योग संयोग, क्योंकि सहवासी सृष्टि का मूल कारण है। मिलना बिछुड़ना ये सब आना और फिर विलगीकरण होना, ये नॉर्मल प्रोसेस है, ये होता ही रहता है। आप ही एक ही महीने में कम से कम हजारों लोगों के संपर्क में आते हो। यदि आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, कभी इससे मिले, मॉल में कई लोगों से मिले, ये सहवास चल ही रहा है। कभी किससे क्या प्रेरणा हो जाए, लेकिन हम उसको क्या कुछ ना कुछ जबरदस्ती कुछ उसमें आरोपित करते रहते हैं। फिर मतलब मुझे इससे मिलना ही था इसलिए मिल गए, ऐसा हम डालते हैं उसमें। मतलब कुछ भी बिना कारण नहीं होगा, सब कुछ होगा नियम से ही होगा। पूरे अस्तित्व में कुछ भी होगा वो नियम से ही होता है। उसको भी बार बार, इसलिए हम जो ये पूरा पढ़ेंगे तो उसमें सब नियमों को ही बताया जा रहा है। तो उसको ही, जैसे भैया बार बार कह रहे हैं ना कि उसको जीने में
हम उसको बार बार देखें कि इससे क्या मान्यताएं हमारी ठीक हो रही है, क्या मान्यताएं जो है वो पुरानी जो है वो हमारी उसमें हम क्लैरिटी ला सकते हैं ऐसे। भैया में ही प्रेरणा का प्रसव है। नहीं, फिर से सहवास में ही प्रेरणा का प्रसव और अनुभव है, इसको कह रहे हैं। हाँ, वो यहाँ पे पेज नंबर 8 ऊपर 8 पर। हाँ, सहवास के अनंतर जी जी, तो दोनों कॉन्ट्राडिक्शन बनता है। उसमें कॉन्ट्राडिक्शन बनता है कि इसमें अनंतर लिखा है। कैसा कंट्राडिक्शन? जैसे सहवास के अनंतर लिखा है, हाँ, और इसमें सहवास नहीं लिखा है। हाँ, वही अनंतर माने सहवास के फलस्वरूप या ह्रास होगा, उसको कह रहे हैं। तो सहवास में ही प्रेरणा का प्रसव और अनुभव है तथा इसके विपरीत व्यवस्था की को प्रतिक्रांति कह रहे हैं। तो सहवास में 2 घटनाएं घटेंगी, या तो प्रेरणा होगा या प्रतिक्रांति। दोनों में ही होगा। सहवास के बाद भी होगा वो। हाँ, सहवास के बाद उसका बना रहेगा। सहवास उसका वो प्रभाव है। सहवास अब हम और आप चले गए, ये 1 हफ्ते का प्रेरणा बनी रहेगी, ऐसा सालों, उसको कह रहे हैं। एक ओशन है, आई थिंक 2 ओशन, एटलांटिक और पैसिफिक। हमने देखा है दोनों साइमल्टेनियसली साथ में है, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि उनका पानी मिक्स नहीं होता है, जबकि अब नहीं, सब मिक्स होता है। ऐसा कैसे होगा? क्यों नहीं मिक्स होगा? तो वो कलर हमें पता चल, कलर नहीं, केमिकल, मैं आपको कैसे दिखाऊं? कलर अलग अलग दिख रहा है ना, एक नीला दिखता है, एक ग्रीन दिखता है। हाँ, वो उतना ही है, बट मिलता तो हो, मिलन वो तो बहुत सारे कारण हैं उसके, उसमें एल्गी किस तरह की है, उस तरह से पता चलेगा कुछ। पर दोनों तो साथ में नहीं मिल रहे हैं ना, ऐसा कहता है। नॉर्मल वाटर को नॉर्मल वाटर के साथ मिक्स करो, हाँ, इजीली पता चल जाता है। नींबू पानी को नॉर्मल वाटर के साथ मिक्स करो तो भी इजीली पता चल जाता है, पर उसमें क्या ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से उसका टेक्सचर नहीं बदलता? वो चैट जीपीटी से पूछना। हाँ, वो ये सब तो वो बता ही देगा मेरा क्यों है, लेकिन उसमें एक्सचेंज तो हो ही रहा है। दीदी ने बताया कि हर कोई प्रवृत्तियाँ जो या क्रियाएं होती है उसमें कोई ना कोई नियम तो हाँ, तो नियम मिल जाएगा। देखिए, बेसिकली कलर कैसे दिखता है, जो भी 7 कलर उस पर गिरते हैं उसमें से जो रिफ्लेक्ट होके आता है वो हमें कलर के रूप में दिखता है। तो या तो उसमें कुछ डेंसिटी का अंतर होगा, वो मिल जाएगा आपको, चैट जीपीटी से पूछना, वो बताएगा क्यों अंतर है। बट वो नियम से ही हो रहा है, मेरा मानना ऐसा है कि जब भी मैं त्रिवेंद्रम गया था तो 3 संगम अलग अलग दिखते हैं। तो अलग अलग दिखते हैं। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए गया तो पता चला कि नीचे की जो भूमि है उसका कलर का रिफ्लेक्शन हर जगह पर लगा रहा है। तो मैंने नज़दीक जाके तीनों का जो पॉइंट, जो किनारा है वहाँ पर जाके देखा, तब जाके मुझे पता चला कि तीनों के पत्थर के कलर अलग अलग है। हाँ, वो कुछ ना तो उसकी आराम वजह से मिल जाएगा, रिफ्लेक्शन दिख रहा है। तो मेरा ध्यान ऐसा जा रहा है कि जहाँ पर भी अपने को अलग अलग कलर दिखता है तो नीचे की जो भूमि का रिफ्लेक्शन जो आता है वो अलग अलग है, उसकी वजह से हमको अलग अलग दिखता है। सेम वैसा मैं जब भी हिमालय गया था, वहाँ त्रिवेणी संगम में देखा तो तीनों वाटर जो वहाँ से मिट्टी जो आ रही है, एक जगह पे ब्लैक मिट्टी से आ रहा है, एक जगह पे ब्राउन मिट्टी है, तो दोनों अलग मिक्स होती है, उसके बाद में एक ही हो जाता है। लेकिन जब आते हैं तो वहाँ पर अलग अलग दिखता है कि भाई ये ब्लैक है और ये ब्राउन है। तो तुम चैट जीपीटी यूज किया कभी? पता है? तो तुम्हारा होमवर्क है, पता लगा के बताना क्यों अलग अलग है। तुमने निकाल लिया? बता दो भाई, यूज करो। अभी अपन अभी मोबाइल केवल रील देख ले के नहीं, यूज नहीं करना है। ये रील में ही दिखाया है कि ये पानी दोनों अलग है और कभी मिल नहीं रहे, ये रील्स में ही आ रहा है। हाँ, वो वही तो कह रहा हूँ, रील से ज्ञान मत लो, है ना। चैट जीपीटी से पूछो। हाँ है, मतलब हमने वहीं पे वो देखा है ज़्यादा और वहीं से वो इन्फॉर्मेशन हम ले रहे हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं जा रहे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान मत लो, है ना। चैट जीपीटी से पूछो, ग्रॉक से पूछो। अच्छा, ब्रेक करना। हाँ, ठीक है, बताइए। सो चैट जीपीटी 4 मेन कारण दे रहा है कि क्यों कलर डिफरेंस आता है। हाँ,
एंड में कंक्लूजन यही है कि यस एब्सोल्युटली द वाटर्स मिक्स, दे जस्ट डोंट मिक्स इंस्टेंटली। उसका एक कारण है कि अटलांटिक ओशन में जो पानी आता है वो अमेजोन रिवर से आता है, जहाँ पे बहुत सारा मड, सिल्ट और डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है, जिसकी वजह से वो पानी ब्राउनिश और मर्की हो जाता है। और पैसिफिक ओशन इक्वेटर के पास है, जिसकी वजह से वो ब्लू या ग्रीन होता है और वहाँ पे सेडिमेंट कंटेंट लो होता है। ये कारण है। सारा पता चलेगा आपको। बढ़िया। और एक एल्गे का भी एक रीजन है कि एल्गी डिफरेंट है, जिसकी वजह से ये होता है। और डेप्थ भी, दोनों ओशन का डेप्थ अलग है। जहाँ शैलो होता है वो थोड़ा लाइट दिखता है, जो ज़्यादा डीप होता है उसका डार्क दिखता है, ज़्यादा ब्लू दिखता है। इतना ही कारण है। कुछ सब कुछ नियम से है ना आपस में। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तुमसे टकराना था, ये नियम है। ये हम वहाँ पे कंफ्यूज हो रहे थे, मुझे इनसे मिलना था, ऐसा नियम नहीं कह रहे। ये मिलना जुलना होता रहता है, हम अपनी प्रवृत्ति के अनुसार चीज़ें ग्रहण करते हैं, इसको कह रहे हैं। तो नियम क्या है? आपस में योग संयोग होना, ये नियम है, क्योंकि अनंत इकाइयाँ हैं, तो हमारा उनसे योग संयोग होता रहता है, इसको नियम कह रहे हैं। ऐसा नहीं कि मुझे अब इनसे ही मिलना था, आज इनसे फिर मिलना था, ये नियम। ऐसा ढूंढ वाला नियम नहीं है वो। लोग मल्टीट्यूड से मिलते रहते हैं, ऐसा नियम है। बढ़िया। ये एक जरा ये था प्रश्न कि वो जो एक जन बच गया ना, तो उनको जो ऐसे संजोग आए, तो मैं ऐसा पूछ रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका आयुष्य था इसलिए उनको ऐसा सब मिला पॉजिटिव। ना, बस वही अभी पुराना सॉफ्टवेयर चालू है। वही तो क्या हुआ? मुझे नहीं समझ में आया क्यों मिला उनको सब। अरे योग संयोग, जहाँ पे बैठा था किस तरह का प्रेशर बना, उससे वो खिड़की खुल गई, वो निकल गया, ये सब योग संयोग। उसकी आयु था, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं तो हम ये भी बोलते हैं कि वो अच्छे लोगों की ज़रूरत ऊपर भी है, वो अच्छे लोगों को ले जा रहा है, तो अच्छे को भेज ही क्यों रहा है? ये ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा कोई डिजाइन नहीं है, किसकी कितनी आयु लिखी, ऐसा कुछ डिजाइन नहीं है। न्यूज़पेपर में तो वो धागा बांधा था हनुमान जी का, वो बता रहे हैं। हनुमान जी का धागा बंधा हुआ था। ले हो, जय हो। बेचारे कुछ तो हनुमान जी को लेके ही चल रहे थे, तो भी नहीं हुआ। आज रात को हम लोग स्वपठन में 15 पेज से आगे पढ़ेंगे। और 15 पेज। देखो अपन 8 पेज ही कवर कर पाए, है ना, तो थोड़ा सा अपन पीछे चल रहे हैं, बट हाँ अभी 15 से 30 पढ़ लेना है। हाँ, तो आज स्वपठन में 16 से 30 पेज तक हम सबको पठन करना है। बढ़िया भैया। हाँ, ये उभय सुकृति या उभय विकृति या इसके बारे में उभय स्वीकृति मैंने दोनों पक्ष को पॉजिटिव हुआ, या दोनों पक्ष नीचे चले गए। अच्छा, ऐसा उभय विकृति। ये सब पदार्थ से रिलेटेड ही है सब? पदार्थ से, मानव से भी। अच्छा, मानव में ज़्यादा है स्वीकृतियाँ और विकृतियाँ। तो मानव के बारे में सोचे तो ये कैसे रिलेट करेंगे हम लोग इसको? जैसे हम दोनों मिले, हाँ, और दोनों पक्ष का विकास हो गया, हाँ, और हम दोनों मिले, दोनों का ह्रास हो गया, ऐसा। अच्छा।